सिर्फ 95 जॉब्स में मिलियन क्रॉस किया, क्योंकि मैं ज़्यादा क्लाइंट के साथ काम नहीं किया, मैंने इतने कम क्लाइंट के साथ काम किया। क्लाइंट ने कहा वो नहीं भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है इतने, तो ये आप 10,000 मांग रहे हो, मेरे साथ बंदा 2,000 मांग रहा है। क्लाइंट आपसे ये मत पूछे यार व्हाट इज हैपनिंग ब्रो, इज देयर एनी अपडेट ऑन माई प्रोजेक्ट। दैट्स वेरी सैड। मुझे बुलेट की तरह लगता है। मैं ये बात बार बार करता हूँ, जब मैं क्लाइंट से बात कर रहा होता हूँ ना, मैं पैसे अपनी जेब में महसूस कर रहा होता हूँ। आई कैन स्मेल देम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द अहमद ज़ुबैर शो। आज के एपिसोड में हिस्टोरिकली हमने डिस्कस किया है कि अपवर्क के ऊपर सेल्स कैसे करनी है, प्रपोजल कैसे लिखने हैं, उसके अलावा क्या टैक्टिक्स हैं कि यार आप अपनी अच्छी ऐसी हुक लिखें आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सेज हैं। लेकिन कभी भी हमने ये इस बारे में बात नहीं किया कि यार वंस द लीड कम्स इन, उसके बाद आपने फर्स्टली डिटेल में क्लोज़ कैसे करना है एक प्रोजेक्ट को, और उसका जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो आपने उसको कस्टमर के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है कि आप यू कैन हैव अ फेवरेबल एंड एमिकेबल रिलेशनशिप विद देम, और उसको आपने आगे जाके उस प्रोजेक्ट को ग्रो कैसे करवाना है। सो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन फॉर फ्रीलांसर्स, अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स, या अगर कोई बंदे अपनी जॉब के साथ पार्ट टाइम भी फ्रीलांसिंग कर लें, उनके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। एंड फॉर दैट वी गॉट समबडी, मेरे ख्याल से उनका तारुफ कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। अगर इफ़ यू इन द सी स्पेस तो यू माइट हैव ऑलरेडी सीन हिम। और हाँ, डायरेक्टली हम उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ग्रेट दैट यू आर फाइनली हियर। तो यार आई सॉ वन ऑफ योर वीडियोस में आप बता रहे थे कि यार यू आर वन ऑफ फ्यू पीपल जिन्होंने तकरीबन $1 मिलियन क्लोज किए हैं अपवर्क के ऊपर। तो आई थिंक यू माइट हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू, लाइक ऑफ कोर्स यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट, ठीक है। तो आईड वांट टू स्पेंड द नेक्स्ट एटलीस्ट आवर टू जस्ट गो थ्रू कि यार वो सारी माइक्रो डिटेल्स क्या हैं जो आप ऑल ऑफ द ईयर्स आप करते रहे हैं, तो ताकि हम काइंड ऑफ लाइक फास्ट ट्रैक कर सकें। कोई बंदा अगर बिल्कुल 1 साल हुआ है, उसे 2 साल हुए हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो हाँ, वेयर डू यू वांट टू स्टार्ट। लेट्स से मैं हूँ एक फ्रीलांसर, मेरे पास डीएम में एक बंदा आ गया, मैंने प्रपोजल लिखा था, वो मेरे आ गया डीएम में, उसने कहा हाँ यार बताओ क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है। कम्युनिकेशन स्टार्ट होना, और कम्युनिकेशन से स्टार्ट से पहले मैं लोगों को एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि क्या आप उस कम्युनिकेशन के लिए रेडी हैं। प्राइमरीली डिपेंड करता है कि क्लाइंट किस प्रपोजल पे आया। युवाल नोआ हरारे अपनी एक बुक में लिखता है कि जब आप दुनिया में ना, कोई इंसान किसी से नहीं मिला, हर इंसान उसकी इमेज से मिलता है। जो इस वक्त इरफान मलिक आपके सामने बैठा है, उसकी एक इमेज है आपके माइंड में, और वो सकता है उस भाई के लिए मैं डिफरेंट पर्सन हूँ, आपके लिए मैं डिफरेंट हूँ। सिमिलरली जब क्लाइंट आपके पास आता है, वो एक इमेज लेके आता है जो आपने डेवलप की होती है उस प्रपोजल को लिख कर। पर अगर आपने उस प्रपोजल को समझ के लिखा है, सोच के लिखा है, और आपको पता है कि आपने क्या लिखा है, तो जब आप कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे वो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आप दे रहे होंगे। रेलेवेंट कम्युनिकेशन होती है। हम जब बच्चे गलती करते हैं कि कम्युनिकेशन हम स्टार्ट करते हैं बाय आस्किंग रैंडम हेडलेस चिकन्स की तरह एक सवालात उसके ऊपर थ्रो करते हैं कि ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ। जब आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है, बेसिक क्राइटेरिया उसका ये होता है कि आप क्या समझे उसके प्रपोजल से, उसकी जॉब पोस्ट से आपको क्या समझ आई। आप दोबारा से अपने प्रपोजल्स को अपने अल्फाज में बयान करते हो जो आपको पहला मौका मिल रहा होता है। बिल्कुल अज्यूम नहीं करना कि आपके पास प्रपोजल उसने अच्छे तरीके से पढ़ा है और उसको एग्जैक्टली पता है हु यू आर एंड व्हाट यू नो। सो आपने उसको अपने अल्फाज में करना होता है। देन यूजली या आप समझाते हैं, क्लाइंट को मौका देते हैं कि अगर आप अपना जॉब को दोबारा एक्सप्लेन करना चाहते हैं प्लीज़ गो हैड। जब वो अगर मोस्टली क्लाइंट कहता है हाँ लेट मी एक्सप्लेन, तो आपको एक और चांस मिलता है टू बेटर रैप योर हेड अराउंड हिज पेन पॉइंट जो वो लिख नहीं पाया। मोस्टली अब वक्त पे क्या हो रहा है कि ये जो जॉब पोस्ट आती हैं, जो पिछले, मैं आपको 2 दिन के स्टैट्स बताता हूँ, पिछले 2 दिनों में जो मेरी टीम ने जॉब पोस्ट मैंने रिव्यू की हैं, उनमें से 90% जॉब पोस्ट क्लाइंट ने खुद नहीं लिखी हैं, लिखवाई गई हैं चैट जीपीटी से। इसलिए उसको नहीं पता चलता कि मैं क्या मांग बैठा हूँ, क्या नहीं मांग बैठा हूँ। येस्टरडे मेरे साथ एक केस हुआ कि क्लाइंट ने जॉब पोस्ट लिख के भेजी और मुझे समझ में आ गया कि यार ये जो चाह रहा है ना, एक्चुअली ये लिख नहीं पा रहा। तो मुझे जाके एक्चुअली उसको बताने कि तुम्हें चाहिए क्या। सो अगर आपका कम्युनिकेशन का स्टार्ट ये है, आप उसके पेन पॉइंट को उसके बताए बगैर एड्रेस कर देते हो, उसका समझ जाते हो, और आप उसको बताते हो कि दिस इज़ व्हाट यू आर लुकिंग फॉर अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग, या मे बी आप उससे समझ लेते हो बाय गिविंग हिम अ चांस टू स्पीक अप फर्स्ट, तो आप एक रिदम पकड़ लेते हो। अब आपके पास एक डायरेक्शन है, अब आपको लेफ़्ट राइट नहीं जाना। उसके बाद जब आप अपनी उसकी अंडरस्टैंडिंग लेके अपनी अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेट कर देते हो, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम सवालात करते हैं कि आपके प्रोजेक्ट में ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ऐसी बातें कैसे होंगी। आई यूजुअली ट्वीक इट अ बिट
इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन और उसको कहें कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा, तो आप उसको इनिशियली कहते हो कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर ये काम ऐसे होना चाहिए, ये इतने पॉसिबल वे में हो सकता है, आप बताएं कैसे करें। अच्छा, इस पॉइंट पे आपने लेकिन उसे कॉल पे लाने का प्रॉम्प्ट नहीं दिया, राइट? कस्टमर ने आपको रिस्पॉन्ड कर दिया है और आप कह रहे हैं कि ये टेक्स्ट पे कन्वर्सेशन चल रही है सारी। आपने आप एक स्टेप पीछे है कि आपने उसको, मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि आप उसको कॉल पे लाने का प्रॉम्प्ट दें। राइट। मतलब आप ये कह रहे हैं कि रिस्पांस आने के बाद पहला क्या करते हैं। रिस्पांस आने के बाद अगर आप कॉल पे नहीं हो, चैट पे हो, तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग दोबारा लिखो, समराइज करो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को। हाँ, डियर एक्स, हियर व्हाट हाँ, what I understand from हेयर your व्हाट आई posting, हाँ। अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग देते वक्त ये बेहतरीन टाइम होता है वैल्यूडेशन करने का, एक कैजुअल जेनेरिक वैल्यूडेशन करने का कि दिस इज व्हाट यू लुकिंग, पर मेरे ख्याल में ये भी हो सकता है। उसके बाद आप जाके जो मोस्ट सर्टेन पॉइंट्स हैं ना, उन पे सवाल करते हैं। यहाँ पे मैं एक पूरा एक सीरीज़ रिकॉर्ड कर चुका हूँ कि सवालात की जो सिलेक्शन होती है वो डिफ़ाइन करती है कि वो आपके साथ कॉल पे आएगा या नहीं आएगा, वो आपको टाइम देगा या नहीं देगा। अभी जो Accuracy, आपके सवाल की accuracy actually decide आपके करती है। सवाल का वेटेज, एक्यूरेसी पे भी थोड़ा मैं डाउट करूंगा कि देखिए एक्यूरेसी में मतलब ये है कि सवाल तो सही होगा लेकिन उस सवाल की वेटेज क्लाइंट के लिए यूजलेस है। फॉर Right, एग्जांपल sure. क्लाइंट के पेन पॉइंट्स के अंदर जाके आप सवाल करोगे। फॉर एग्जांपल क्लाइंट आपसे आके पूछ रहा है, वो मैं क्लाइंट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ, लेट मी ऐड इट। टाइम बाउंड क्लाइंट, क्वालिटी ओरिएंटेड क्लाइंट एंड मनी बाउंड क्लाइंट, मनी ओरिएंटेड क्लाइंट, 3 कैटेगरीज ही होती हैं। आपने अगर आइडेंटिफाई कर लिया है क्लाइंट क्वालिटी ओरिएंटेड है, तो आपने वो सवाल पहले करने हैं जिनका ताल्लुक प्रोडक्ट की क्वालिटी से है, ना कि टाइम से ना पैसे से। Sure. उन दोनों में से कोई पहला करेंगे वो आउट ऑफ ट्यून हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद बहुत टाइम है। अगर क्लाइंट टाइमलाइन ओरिएंटेड है तो आपने वो सवाल पहले करना है कि जो टाइम, मतलब एक मॉड्यूल क्लाइंट कहता है मुझे हफ्ते में चाहिए, तो आप उससे ये पूछते हो कि आपको क्या ये भी इसी हफ्ते में चाहिए, क्योंकि इस हफ्ते में ये पॉसिबल है, ये चाहिए या नहीं चाहिए। तो आप वो सवाल उसके टाइम से रिलेटेड हो गए जो कि उसका साइकोलॉजिकल पेन पॉइंट है। उनकी लैंग्वेज में हाँ, बात करें उनकी उनसे, लैंग्वेज हाँ। हमने बात की और साइकोलॉजिकल पेन पॉइंट है। जब आप ये सवालात पूछ लेते हो, मैं हमेशा एक मशवरा देता हूँ, भाई कुछ सवालात रोक भी लो, अच्छा, ठीक है। मेहरबानी करो। जब आपको लोग कहते हैं ना कि सवाल पूछो, वो छोड़ ना दो ना सारा सवाल, वो नहीं है उसके पास इतना टाइम, डू नॉट अज्यूम दैट। क्योंकि उसके पास हाँ, 10 और लोग भी सवाल पूछ रहे हाँ, हैं। इसे कहते हैं फुट इन द डोर। Right. 3-4 सवाल मेन पूछ लो, फिर लेट द कन्वर्सेशन गो, और कैजुअली एक आध सवाल पूछ लिया, वैल्यू ऐड कर दो, एक आध सवाल पूछ लो, वैल्यू ऐड कर दो। इतना इरिटेटेड मत बने कि उसको क्वेश्चनर बना के भेज दो कि यार सारा फिल करके मुझे भेज, वो नहीं आएगा आपके पास। वो आपके पास कॉल पे क्यों आएगा? देयर इज़ वन वर्ड, क्योंकि अभी तक हम चैट से कॉल तक का सफ़र कर रहे हैं। देयर इज़ ओनली वन वर्ड कि वो 60, 70, 80 प्रपोजल्स को छोड़ के आपका प्रपोजल सिर्फ स्किम कर रहा है वो, और स्किम करते हुए वो आपके प्रपोजल पढ़ के आपके साथ कॉल पे आएगा 2 चीज़ें देख के, आपके सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, कि आपने क्वेश्चन को सिलेक्ट कैसे किया, और जो आपने वैल्यू एडिशन किया, और जो ऑब्वियसली आपने जिस तरह से कम्युनिकेट किया। आपकी एक डिजिटल बॉडी लैंग्वेज होती है जो ये मेंटेन करती है कि मैं किस तरह के बंदे से बात करने जा रहा हूँ। एंड देन इवेंचुअली आपने उसको क्या करना होता है कि आपने उसको कॉल पे आने के लिए कहना होता है कि यू आर अवेलेबल फॉर अ कॉल। यहाँ पे मैं एक और छोटी सी टिप देता हूँ, नेवर एवर यूज़ द वर्ड लाइक दिस के यार आप मेरे साथ वीडियो कॉल पे आ जाओ। हो सकता है वो कॉल पे ना आना चाहता हूँ, उसको दोनों ऑप्शन दो। अगर आप कॉल पे आना चाहते हैं तो मैं अवेलेबल हूँ, अगर आप चैट करना चाहते हैं मैं अवेलेबल हूँ, अगर आप जैसे भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं आई एम प्रीटी मच कंफर्टेबल। एक एक्स्ट्रा स्टेप आप यहाँ कर सकते हैं जो जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, रिकॉर्ड अ शॉर्ट वीडियो। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट, रिकॉर्ड अ शॉर्ट वीडियो अटैच कर दो। हाँ, वो तो ठीक है, वो आप अपनी पर्सनैलिटी कम्युनिकेट कर रहे हैं और उसका साइकोलॉजिकल ट्रस्ट विन कर लिया आपने। Right. नाउ ही इज़ कंफर्टेबल इनफ कि यार ही इज़ लुकिंग गुड गाय, पर्सनैलिटी है, सारा कुछ है, लेट्स गो ऑन। उसका प्रीरेक्विजिट लेकिन ये है कि आपने कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस की हो, आप कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा हो, आप यू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, हो या राइट? उसके और आप 50 लोगों से यू विल कट थ्रू ऑल ऑफ दैट कंपटीशन, क्योंकि 50 में से होता है 2 से 3 लोगों ने वीडियोस भेजी हो। और हम तो वैसे भी कंटेंट क्रिएशन में एक्सपर्ट हैं। यहाँ पे हमारे पास स्किल्स होना हो कि हम कंटेंट अब कैमरे पे आना हम जानते हैं, तो दिस इज़ अ स्ट्रेंथ। और इसकी एक लास्ट स्टेज होती है बिफोर कमिंग ऑन द कॉल। अच्छा, एक टेंजेंशियल क्वेश्चन है मेरे से कि आपने बोला कि यार 3 टाइप्स ऑफ कस्टमर्स हैं इन योर रेकनिंग, तो डू यू रियली फोकस ऑन टाइम बाउंड कस्टमर्स एज वेल? अगर जिनको यार ये मुझे बस 3 दिन में चाहिए, 2 दिन में चाहिए, 1 दिन में चाहिए, डू यू स्टिल डू दैट? मैं आपको एक बात बताऊं कि हर क्लाइंट का अपने फ़ायदे और नुकसान है। इसको आप अलग से अलग स्टडी कर सकते हैं कि किस सिचुएशन में टाइम बाउंड क्लाइंट आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और किस सिचुएशन में टाइम बाउंड क्लाइंट आपके लिए बहुत नुकसानदेह है। अगर वो आपसे एक ऐसा काम कराना चाहता है जो आपने नहीं किया, टेक्निकली कॉम्प्लेक्स है, आपको R&D चाहिए एंड यू आर नॉट 100% श्योर अबाउट इट, तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। डोंट गो एंड टेक दैट रिस्क। लेकिन इमेजिन करो कि यार मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है और क्लाइंट को भी जल्दी है,
मेरे पास तो एक पावरफुल टूल आ गया, श्योर अब तो मैंने सबको उड़ा दूंगा। मैं कहूँगा भाई तुझे जल्दी है, तुझे 10 दिनों में चाहिए, ये मैंने 2 साल में बनाया, मैं 10 दिनों में तुम्हें डिलीवर कर सकता हूँ क्योंकि मेरे 2 साल लग चुके, तुम्हें QA भी नहीं करना पड़ेगा, टेस्टिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, अनसर्टेनिटी भी नहीं है, आओ सीधा डेमो करते हैं। अब वो क्लाइंट आपके लिए एडवांटेज बन गया ना। श्योर पर अगर आपके पास वो नहीं है तो वही क्लाइंट आपके लिए डिसएडवांटेज बन गया। सिमिलरली देयर आर क्राइटेरियाज फॉर अदर 2 कैटेगरीज एज वेल। ठीक है सही, हाँ ठीक है सही है। ओके सो फेयर पॉइंट के आप वीडियो भेज दें, यू विल कट थ्रू ऑल ऑफ द कंपटीशन। तो उसके बाद लेट्स से मैं आई गेट माई फुट इन द डोर, बात होगी है जी, मीटिंग पे आ गए, जूम पे अब चैट चल रही है, हाउ डज दैट कॉन्वर्सेशन गो, हाउ शुड दैट कॉन्वर्सेशन गो? देखो यार, अगर इजाज़त हो तो इससे पहले एक स्टेज रह गई है। अच्छा वो स्टेज रह गई है कि ये सब करने के बाद जवाब नहीं आया तो क्या हुआ, अब क्या करना है? हाँ श्योर नहीं हो सकता ना, ये कोई 100% मैजिक तो नहीं है कि आप ये सारा कुछ करेंगे और आपको जवाब आएगा। तो फिर फॉलो अप कैसे लेना, उसको कैसे परसुएड करने के कॉल पे आया, ये मैं बहुत सिखाता हूँ। हमारे फॉलो अप्स बताऊँ पाकिस्तानियों के कैसे होते हैं, मैं आपको उसको नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करके बताऊँ। हाँ भाई क्या बना यार, अभी तक जवाब नहीं अभी दिया? तक जवाब नहीं दिया यार, मैं वेट कर रहा हूँ, रेडी हूँ, क्या ख्याल है तेरा, काम करें? या फिर और भी हमारे नेक्स्ट लेवल भी इंजीनियर्स होते हैं जो क्वेश्चन मार्क रख के भेजते हैं, हाँ भाई अच्छा। फिर एक और होता है, यार करना है या नहीं करना। अंग्रेजी को अगर एक्चुअली ट्रांसलेट किया जाए तो ट्रस्ट ये निकलता है। राइट भाई ये फॉलोअप लेना बंद कर। मैं आपको फॉलोअप का एक तरीका बताता हूँ। मैंने आज भी क्लाइंट के साथ फॉलोअप लिया। मेरे पास एक क्लाइंट आया जो कंप्यूटर विजन में काम कराना चाहता है, मुझे समझ में आ गया, उसका जॉब पोस्ट पड़ी, मैंने उसको मैसेज किया। अब अगले दिन मैंने उसको सिर्फ ये मैसेज किया कि यार फ़लाँ जगह कंप्यूटर विजन के अंदर ये एडवांसमेंट हुई है, CNN में ये एडवांसमेंट हुई है, उससे ये इम्पैक्ट हुआ है जिससे ना मार्केट के अंदर ये वाला काम तेज़ हो गया और ये वाले प्रोजेक्ट अपसलीट हो गया, मार्केट खुल गई है। आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो दैट व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मार्केट। राइट ये है फॉलोअप। उस फॉलोअप के लिए एक मुसीबत पड़ती है कि आपको रिसर्च करनी पड़ती है ना, वक्त लगाना। रिसर्च करके वक्त लगा के फॉलोअप मत डालें, वैल्यू डालें। जब आप वैल्यू डालेंगे वो फॉलोअप भी हो जाएगा और वो देखेगा भी सही कि यार ये बंदा मेरे साथ सिंसियर है, ही इज़ इन्वेस्टिंग हिज टाइम, तो वो ना चाहते हुए भी आपके पास अपना फ़ायदा लेने आएगा। दैट्स हाउ यू फॉलो अप। अब आगे आप अगला सवाल करेंगे जब वो कॉल पे आ श्योर हाँ, और आई थिंक कि अगर आप 15 लोगों को फॉलोअप करें वो हाँ भाई वाले तरीके से, उससे बहुत बेहतर है कि आप 3 को कर लें। इस एफर्ट के साथ शायद आपका ओवरऑल भी टाइम कम ही लगे लेकिन सक्सेस रेट काफ़ी बेहतर होगा। राइट ठीक है सही है। सो यू गेट योर फुट इन द डोर, मीटिंग शेड्यूल हो गई, यू शो अप ऑन टाइम। अब बताएं आप क्या करना है? क्लाइंट, अगर आप अज्यूम कर देंगे जी क्लाइंट आपके साथ क्लाइंट ने कॉल स्केड्यूल कर लिया, फिर वही बात जो मैं कहूँगा, नेवर अज्यूम, जब भी हमने पीछे 2 मिनट पहले की, कि आप क्लाइंट से सीधा, जो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ कन्वर्सेशन, वो ये कहता हूँ कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ और ऐड करना चाहेंगे ब्रीफ, या मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग आपके साथ शेयर करूँ कि मुझे आपके प्रोडक्ट से क्या समझ आया। मोस्टली क्लाइंट कहेगा कि लेट मी डू दैट, और ये आपके बेनिफिट में है। और वो इसलिए क्योंकि जैसे भी थोड़ी देर पहले बताया कि बहुत सारे क्लाइंट जॉब पोस्ट खुद नहीं लिखते, या उनके बिहाफ पे कोई और लिखता है, या आजकल GPT लिखता है, उनको खुद भी नहीं पता होता। लेकिन जब वो आपके सामने बैठ के बोल रहे होते हैं तो आपको एक एक्चुअली यूनिक पॉइंट मिल जाता है, आपको हुक्स मिल जाते हैं कि अच्छा इन चीज़ों में इसको तो ये चाहिए, इसको तो जॉब में तो मेंशन ही नहीं किया। उसको बैठ के सुने, उससे अंदाज़ा लगाएं कि इसकी प्रायोरिटी क्या है। सो हम क्या करते हैं, जब क्लाइंट अपनी स्पेसिफिकेशन बता रहा होता है, हम अपना रिस्पांस बना के बैठे होते हैं कि यार ये वाली 3-4 हाई अंग्रेज़ी वाली लाइन ठोकनी है मैंने। नो, अपने माइंड में प्रिपेयर मत करें, सुने उसके जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, उसको जो जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, उनको आप एड्रेस करना शुरू करें अपनी कन्वर्सेशन के स्टार्ट में। जब आपकी बारी आए तो सबसे पहले बताओ कि आपको क्या दोबारा समझ में आई उसकी इस एक्सप्लेनेशन से और जॉब पोस्ट से। राइट। और एक और बात, जब ये एक्सप्लेन कर लें, सवाल करने से पहले उसको ये बताएं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस जो आपको पता चला, जो अभी उसने ब्रीफ दिया, जो उसने लिखा था। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी पार्ट है। क्या चाहे उसका आपने जब जॉब पोस्ट लिखा था तो उसका मतलब ये था, ये मुझे बना था, लेकिन थैंक यू वेरी मच जो अब आपने क्लियर किया, उससे मैंने ये एक्सट्रैक्ट किया। तो या वो अभी खुद को करेक्ट करेगा या जॉब पोस्ट को करेक्ट करेगा। राइट, ठीक है, और अप्रिशिएट भी करेगा, और अप्रिशिएट भी करेगा। गोरा इस बात को अप्रिशिएट करता है, याद रखें आपने उसको रिस्पेक्टफुली उसको क्रिटिसाइज नहीं करना, उधर तो ये यार उधर तो ये कह रहा था, इधर आप तो ये कह रहे हो। रिस्पेक्टफुली उसे कहना कि मुझे वहाँ से ये समझ में भी, मैंने कहा शायद क्लैरिफिकेशन चाहिए हो। उसके बाद आप सवालात की तरफ है, और अगेन जब के पहले 3 सवाल है ना, वो ये डिफ़ाइन करेंगे कि यार वो आपके साथ काम करेगा या नहीं करेगा। राइट, पहले 3 सवाल ही होते हैं जो आपने उससे पूछने हैं।
और वो पूछने का तरीका जो मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ, वो पूछने का तरीका बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट नहीं होता। सवाल कभी बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में ना पूछो। ब्लैक एंड वाइट सवाल पूछे जाते हैं स्पेसिफिकेशन गैदरिंग स्टेज के ऊपर। श्योर, यस नो सवाल हो यस, गया, स्पेसिफिकेशन ABC हो गया। एग्जैक्टली 100%। सवाल को लंबा करके हम अपना सवाल को 20-25 लाइनों में पूछते हैं। आपका सवाल होना चाहिए शॉर्ट एंड स्वीट, राइट। शॉर्ट एंड स्वीट। और अगर आपको उसका जवाब 70-80% समझ में आ गया और 20-30% समझ में नहीं आया तो इट्स ओके, इट्स ओके। हाँ, इट्स ओके। काउंटर क्वेश्चन 20-30% पे मत करो, क्योंकि अभी आप फुट इन द डोर ला रहे हो, ट्रस्ट बिल्डिंग हो रही है। वो आपको नालायक नहीं समझेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी वैल्यू स्टैब्लिश कर ली हुई है अपनी। फिर कन्वर्सेशन के साथ क्लैरिफिकेशन होती चली जाती है, ख़ास तौर पे जब वो पेमेंट की नेगोशिएशन स्टेज पे आते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट कंफर्टेबल हो जाता है, सिर्फ एक मशवरा मैं देता हूँ बच्चों को, जो हमें सीखने की ज़रूरत है। हम एज ए रोबोट क्लाइंट के साथ कॉल स्टार्ट करते हैं और एज ए रोबोट ही एंड करेंगे। श्योर। दैट शोज़ कि आपकी अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, आपके पास एक्सपोजर नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास एक्चुअली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि इंसान की ये नेचर है, यूनिवर्सल लॉ है कि जितना इल्म आपके अंदर आएगा, जितना नॉलेज आपके अंदर आएगा, वो आपकी बॉडी में और आपकी बातों में रिफ्लेक्ट करेगा। Sure. द वे यू आर सिटिंग, द वे यू आर टॉकिंग। सम टाइम क्लाइंट से कैजुअल कन्वर्सेशन करनी होती है, मौसम की बात करनी आई वुड होती से कि है, एवरी टाइम ही शायद करनी होती है कि every यार आई थिंक हाँ। आपको बैकग्राउंड में कुछ नज़र आ गया अच्छा सा, आप उसकी बात कर लें, उसकी बात करते हैं। आप मौसम की बात कर लें, आप आई डोंट नो। और मैं तो अक्सर कह देता हूँ कि यार आप तो जॉब पोस्ट ने आप तो बड़े यंग लगते हो, ठीक है, कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं ना कि यार आप को देखने के बाद जो आपका आइडिया होता है, आप उसके आइडिया की तारीफ कर दो कि यार आपने बड़ा लॉन्ग टर्म सोचा और इसकी यस वाकई मार्केट में बहुत डिमांड है। मैंने इस जैसा काम एक दफ़ा किया था, समथिंग लाइक दिस। मेरे पास अभी रिसेंटली क्लाइंट आया, ही वॉज लुकिंग फॉर सम AI इम्प्लीमेंटेशन इन HR पोर्टल। तो अब कोई सवाल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैं कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट की, मैं आपको डेमो देता हूँ। मैं कॉल पे गया, मुझे पता था मैं यही करना चाह रहा हूँ। मैं कॉल पे गया तो मैंने उसको बताया कि यार 2022 लीप के अंदर इंग्लैंड से एक बच्चा आया था, वो उस वक्त ये प्रोडक्ट बनवाने की कोशिश कर रहा था। और जैसे मैंने आज जॉब पोस्ट देखी तो मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि ये वही काम है जो उस वक्त वो कोशिश कर रहा था। लेकिन वो बच्चा लीप में काफ़ी दिन हम साथ रहे, वो काम इस वजह से नहीं हो पाया था क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ के अंदर ये एडवांसमेंट नहीं हुई थी। श्योर। अभी रिसेंटली मैंने जॉब पोस्ट देख के उसको मैसेज किया एंड ही स्टिल स्ट्रगलिंग एंड अनएबल टू डू दैट, पर उसके पास बजट नहीं है। तो दिस इज़ अ गुड पॉइंट टू स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट, इसकी बहुत डिमांड है। श्योर। अब ये किसी से रिलेटेड नहीं है। अब उसने उठा के कन्वर्सेशन कहीं और निकल गई और उसने अपने प्रोजेक्ट की तारीफ़ें करना शुरू कर दी। तो ये क्या होता है, क्लाइंट को अपनी पिच पे खिलाओ। अच्छा, हाँ, ठीक है। ठीक है, उसको कभी भी स्टार्टिंग में ही उसके एरिया में मत जाने दो। ट्राई टू ब्रिंग हिम हियर, क्योंकि आप एक लेवल पे जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना, थोड़ा जूम इन करें इसको ज़रा। आई थिंक ये इतना आसान नहीं है समझना। मैं वही किसी के समझाना थोड़ा चाह रहा डिटेल में हूँ, बताएं। मैं समझाना चाह रहा हूँ। आप ये करने से पहले आपने 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। उसके लिए आपको थोड़ी पर्सनैलिटी असेसमेंट करनी होती है। देयर आर प्रोफेशनल क्लाइंट जहाँ आप ज़रा से एक्स्ट्रा बात करेंगे वो आपको उड़ा देगा। ठीक है, सबसे पहले ये देखेंगे आप अपने करियर की किस स्टेज पे हैं। आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास दिखाने को कुछ नहीं है और आप एक क्लाइंट लाए हो जिसको एक मोनोटनस काम करने के लिए बच्चा चाहिए, डिसिप्लिन ओबीडिएंट बच्चा चाहिए। तो बी दैट ओबीडिएंट एंड डिसिप्लिन किड इन दैट फर्स्ट कॉल। लिटिल लेटर जब स्टेज पे थोड़ा ऊपर आते हो, देयर इज समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी डन, क्लाइंट को भी वही चाहिए। बी लिटिल क्रिएटिव विद इन द पैरामीटर्स ऑफ रिस्पेक्ट, बी लिटिल क्रिएटिव, गो लिटिल आउट ऑफ द वे। जब आप थोड़ा और ऊपर आते हो और आपको लगता है कि यार एग्जैक्टली मैच कर रहा है सारा कुछ एंड यू कैन टॉक वेल, देन यू हैव अ फ्री ग्राउंड। जब आप इस स्टेज पे आ जाओ ना, अगेन इसको मैं कहता हूँ कि एक्सपोनेंशियल फ्रीलांसिंग में भी एक एक्सपोनेंशियल स्टेज शुरू होती है। श्योर। जब आप वहाँ आते हो ना, प्लीज़ डोंट लुक लाइक अ सेलर, डोंट लुक लाइक अ डेस्परेट पर्सन। यू आर देयर फॉर फन एंड फॉर क्रिएटिविटी एंड योर सेटिस्फैक्शन। और अगर आप एक्सपर्ट हैं तो अगर आप डेस्परेट हो तो आप शायद एक्सपर्ट ही नहीं है, क्योंकि अगर आप एक्सपर्ट है तो you'll have lot of work already. Right. और अगर आपने बड़ा प्रोजेक्ट फाइनली सिक्योर करना है तो मैं आपको बताऊँ मैं क्या करने की कोशिश कर रहा होता हूँ। आप ज़रा वापस आते हैं, एक रियल लाइफ में आते हैं। रियल लाइफ में आते हैं और हम देखते हैं कि यार एक मुझे वेंडर मिला, आप इस ऑफिस को डेकोरेट कराना चाहते हैं और आप फ्रीलांसर्स को बुला रहे हैं इंटरव्यू के लिए। हर बंदा आ रहा है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। और एक बंदा आता है और वो आपसे आके कैजुअल कन्वर्सेशन भी करता है, क्रिएटिव आइडियाज़ भी शेयर करता है, थोड़ा फ़न भी करता है, जो क्रैक भी करता है और थोड़ा क्रिटिसाइज़ भी करता है चीज़ों को, है ना, बट पोलाइटली। आप किसी भी वेंडर से एक सवाल कभी भी नहीं करते कि यार भाई
तुम ये क्यों यानी कर कोई रहे हो? वेंडर आपसे ये सवाल नहीं करता कभी? आप किसी वेंडर से बहुत कम करते हो अच्छा कि तुम ये हाँ, काम क्यों कर रहे क्यों हो? कर रहे हो? आपको अच्छा, पता होता है ना वो पैसे के लिए कर रहा है भाई, उसका बिजनेस है ना। क्लाइंट को भी ये पता होता है कि आप पैसे के लिए वहाँ हो, लेकिन खुदा के लिए आप इस टर्म को चेंज कर सकते हो। साइमन सिनेक कहता है कि भाई आप अगले बंदे का वाई आंसर कर दो, कि वाई यू आर हेयर। आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम $50 प्रोजेक्ट। उस क्लाइंट ने उस प्रोजेक्ट को पोस्ट किया था 1,000 के बजट के साथ। मैंने 50 पे बिड किया और मैंने उसको ये बताया कि मैं ये 50 क्यों ले रहा हूँ, उसके वाई आंसर किया। अगर मैं उसका वाई आंसर ना करता तो वो मुझे निकम्मा समझता और समझता है कि यार इसको काम नहीं आता, कोई मिल नहीं रहा है, इसलिए 1000 को 50 में कर रहा है। तो मैंने उसे बताया कि यार 5 साल इंडस्ट्री में लगा के आए हो, अपवर्क पे इतने दिन पहले प्रोफाइल बनाया है मैंने, और मैं रिव्यू चाहता हूँ, क्वालिटी का रिव्यू तुमसे चाहता हूँ, एक वीडियो रिव्यू चाहता हूँ, उसके लिए मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं इसका $50 इसलिए लगा रहा हूँ कि इससे पहले मैं 6 दफ़ा स्क्रैपर्स लिख चुका हूँ, राइट। और तुम्हारे उसी तरह के हैं, ये उसका कोड भी मैं अटैच कर रहा हूँ, तो मेरे लिए काम ही ज़्यादा नहीं है। उसको वाई मिल गया और तसल्ली हो गई और मेरे साथ काम पे आ गया। ट्राई टू थिंक वाई कि आप पैसों के अलावा भी आपकी अचीवमेंट, क्रिएटिविटी, मोटिव है एक उसके साथ काम करने का, इसलिए क्लाइंट प्राउड फील करता है। ये थ्योरी जितने भी आपके मिडल ईस्ट के क्लाइंट्स हैं ना, उनके लिए गोल्ड है, ट्रस्ट मी। मिडल ईस्ट के क्लाइंट को ये बताओ इनडायरेक्टली कि जो वो बनवाना चाहता है वो कमाल का आइडिया है, ही इज़ ऑन बोर्ड विद यू। कि आप बहुत महान हैं, लाइक उनके लिए फील बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम बहुत ज़बरदस्त हैं। आपका दिमाग बहुत ज़बरदस्त, मतलब इनडायरेक्टली कहना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि हम सादा कहते हैं उन्हें भी पता ना, चलता हाँ हम तो यार वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इनडायरेक्टली कहना है, वैल्यू देनी है कि यार इससे तो दुनिया में बहुत बड़ा चेंज आएगा, थोड़ा ड्राइव करें ना कन्वर्सेशन को। राइट। दैट्स हाउ यू विन क्लाइंट, ट्रस्ट विन करना है। और क्योंकि इतने बिड्स करते हो यार, इतने क्लाइंट्स आते हैं, आप अपवर्क पे हो, बहुत बिड्स की होंगी, सैकड़ों हज़ारों क्लाइंट्स आएगा, कर लो ना थोड़ा एक्सपेरिमेंट, क्या होता है। हाँ हाँ श्योर। मैंने अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट जो है ना 2 से 3 लाइन की बिड पे जीते हैं। एक क्लाइंट आया जिसने मुझे मोर देन $300,000 दिया। उसने एक प्रोजेक्ट पोस्ट किया, मैंने पता उसको बिड किया, ग्रीटिंग्स बोला, मैंने उससे कहा कि लेट्स गेट गोइंग, दिस इज़ ऑलरेडी डन, लेट्स स्केड्यूल अ डेमो, लेट्स गेट गोइंग। ये मेरी बिड थी टोटल, दैट्स इट। 2.5 बट लाइन। ये तब है when you're, I जब आप think, एक level पे when पहुंच you're जाते हो। in the top 2 to 3%, तब आप ये कर सकते हैं when you've got a profile which speaks for itself, और आपके पास रिव्यूज भी हैं सब, तब तो आप कर सकते हाँ, हैं। इनिशियली स्टार्टिंग स्टेज पे आप ये वो नहीं जो कर आप सकते, सारी let's get थ्योरी going नहीं बताइए, कर जब सकते। आप सारी थ्योरी बताइए कि उसकी सुनो, अपनी सुनाओ, कौन से सवाल पूछने हैं, कैसे सवाल पूछने हैं, वैल्यू एडिशन करनी है, रिसर्च करके आना है, उसको समझ के आना है, फिर उसको मौका देना है, अंडरस्टैंडिंग पहले से डेवलप नहीं करनी, ऑन द गो डिसीजन करने हैं बेस्ड ऑन द नीड्स, तो उसके लिए आप उसको सारी थ्योरी को लेके चलते हो। राइट। और मीटिंग्स के अंदर ना यार, वन थिंग दैट हैज़ रियली हेल्प्ड अस इज़ कि जब व्हेन वी स्टार्टेड दिस कंपनी ना, लैपटॉप्स लेने के बाद सबसे पहले ना मैंने अच्छा वेबकैम लिया था, और उसके बाद मैंने ना लाइट्स ली थी, और मेरे ख्याल से माइक भी ले लेना चाहिए, एक महंगा माइक, बिकॉज दिस इज़ द ओनली इंटरफेस दैट द कस्टमर विल हैव विद यू। सारे लोग वेबकैम्स पे आ रहे हैं और आप एक अच्छे 1080p या 4K एक वेबकैम के साथ आ रहे हैं, आपके पीछे थोड़ा सा अच्छा बैकग्राउंड है, माइक है, तो आई थिंक ये आप वैसे ही स्टैंड आउट कर देंगे। यार मैंने अगले दिन पोस्ट लगाई थी, मैं इस पर आपको वाक़या सुनाता हूँ। मेरी एक मीटिंग थी बहुत बड़ी ना, तो मैं बहावलपुर में था, मेरे पास हर जगह एक हाई क्वालिटी कैमरा माइक मौजूद था, क्योंकि अपना माइक मैंने अभी भी लगाया हुआ, हर तरह का। तो मैं बहावलपुर से चला, 450 किलोमीटर सफ़र है, 30 मिनट की मीटिंग, ज़ैवन सोल्यूशन लाहौर से लेकर बहावलपुर वापस गया। और जब मैंने वो पोस्ट लगाई तो मुझे कहती है 30 मिनट के लिए वहीं से ले लेते हैं। आप लोगों को समझ नहीं आएगी। मैंने वो पैनाकास्ट, जैब्रा पैनाकास्ट लगाया हुआ है, बड़ी LCD लगाई हुई है। वो पैनाकास्ट क्या करता है, मेरा पूरे जो अचीवमेंट्स हैं वो दिखाता है कि हु आई एम, हु यू आर टॉकिंग टू। पूरे ऑफिस की फील, साइकोलॉजिकल फैक्टर मैटर करता है। आपने क्या पहना हुआ है। हम लोग क्या कहते हैं कि गंदा सा कैमरा खोल के मुंह उसके अंदर घुसा के बैठे हुए होते हैं और हमें नहीं पता होता कि यार बात क्या कर रहे हो। मैं कहता हूँ क्लाइंट वो भी देख सकते हैं जो आप शीशे में नहीं देख सकते। सो लिटरली दिस इज अ फैक्ट। जब मैं अपनी टीम से जब मैं रिमोट होता हूँ ना, और जब मैं अपनी टीम से बात करता हूँ और अगर उन्होंने माइक नहीं लगाया और एको आ रही है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं बात ही नहीं करता, मैं कहता हूँ जाओ पहले एको लगा, क्योंकि क्रिएटिविटी आ ही नहीं सकती। रिमोट मीटिंग इज लाइक आपको पता भी ना चले कि बंदा रिमोट बैठा हुआ है। क्रिस्प क्वालिटी, साउंड, ऑडियो, वीडियो बहुत फील क्रिएट करते हैं। हम इस चीज़ को वैल्यू नहीं देते। और उसमें इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत फ्रीलांसर है, अगर पैसे तो आ ही रहे होंगे, तो आप $1000 इन्वेस्ट कर लें इसके ऊपर और इट विल पे ऑफ। आई थिंक 2 मीटिंग में पे ऑफ भी कर। अगर आप स्मार्टली करो ना तो आप $200-300 में भी ये सेटअप बना सकते हो। स्मार्टली करो ना, आहिस्ता आहिस्ता अच्छी लगा ली आपने, लाइटिंग भी अच्छी कर ली, और ये हम इसको वैल्यू नहीं देते। बहुत गलत बात है। और नॉट जस्ट फॉर द न्यू क्लाइंट्स, फॉर एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स एज वेल, क्योंकि ये उसकी वैल्यू है, रेपुटेशन है उसकी कि आप उससे कैसे बात करते हो। इज्जत दो क्लाइंट को। श्योर।
ठीक है, सही है। ओके, सो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कर लिया डिस्कस, और आई थिंक योर मेन पॉइंट इज़ कि यार एक तो लाइक थॉटफुल क्वेश्चंस, थॉटफुल क्वेश्चंस पूछें। दूसरा ये उसको इंटरप्ट ना करें बीच में, ये नहीं करें कि यार बस ये एक सेकंड के लिए चुप हो तो मैं बीच में अपना पॉइंट उसको बता दूँ। वन थिंग विच हैज़ वर्कड फॉर अस इज़ के अगर कस्टमर है ना, यार अच्छा ये तो वैसे जनरल ह्यूमन साइकी है ना, एवरी लाइक्स टॉकिंग अबाउट देमसेल्व्स। लोगों को अपने बारे में, अपनी आइडिया के बारे में बात करना बहुत पसंद है। एक हैक ये भी है विच आई वर्कड आउट, इसके आप स्क्रीन शेयर करें। वो अगर बोल रहा है ना, जो वो बोल रहा है ना, आप उसको ना काइंड ऑफ एक माइंड मैप में लिखते जाएं साथ साथ। उसके साथ आपने स्क्रीन शेयर की हुई है, आपने फिक जैम खोली है, कुछ भी कर लिया, सो दैट ए इट इज़ अ सिग्नल कि यार यूर एक्टिवली लिसनिंग टू देम, बी यूर ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ व्हाट देयर सेइंग, और इवेंचुअली वो अगर 5-7 मिनट 8 मिनट बोल के ख़त्म करते हैं, उसके एंड पे यू हैव गॉट एवरीथिंग ऑन योर स्क्रीन टू रिस्पॉन्ड टू, और बड़ा स्ट्रक्चर्ड तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। सो दैट्स वर्क फॉर अस एज वेल। हाँ ठीक है। अगेन एक सर्टेन लेवल के बाद शुरू है। इसके लिए पता आपके पास क्या है? एक्सपोजर। मैं आपको बात बताता हूँ। जब आपके पास एक्सपोजर नहीं है ना, एंड यू आर इन अ कम्प्लीटली अ डिफरेंट डोमेन, और क्लाइंट आपसे कम्प्लीटली डिफरेंट बात कर रहा है, सम टाइम क्लाइंट को जैसे आपने स्क्रीन शेयर किया, इट्स अ डिस्ट्रैक्शन फॉर हिम। ऑलराइट, Do not share screen. I would suggest keep making notes wherever you want to. Right. When he is done, then say, take a permission, let me share my screen. If you allow me to share my screen, let me share my screen and see what I have done. Then that will give him some surprise. sure, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो स्क्रीन पे कर्सर मूव कर रहा है here and there. That will distract me क्योंकि he want to see you. The moment you're gonna see screen, आप इतने से हो जाते हैं. ऑलराइट, And he is seeing garbage. आपके लिए वो thought process है, उसके लिए वो garbage है. Sure. क्योंकि रफ notes है ना. Make notes. लेकिन when he is done, परमिशन लें, फिर उसको अपने नोट्स पे समझाएं क्या दिस व्हाट हैपेंड। लेकिन नोट्स से भी ज़्यादा एक बेहतरीन बात जो मैं इससे करता था, जब क्लाइंट बोल रहा होता था ना, अगर आपके पास एक्सपोजर है, मैं रेलेवेंट चीज़ें लाइन अप करके बैठता हूँ। मीटिंग में जाने से पहले मैं पता क्या करता हूँ, अच्छा यार इस क्लाइंट से मैंने अंदाज़ा लगाया कि मोस्ट लाइकली ही विल आस्क दिस 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 दिस। सारे पोर्टफोलियो लॉन्च करो, लॉगिन करो, टेस्ट करो, सारा कुछ करो, पीडीएफ सारे लाइन अप कर दे तो सारे टैब्स खुले होते हैं, पहले ही स्टोरी रेडी होती है कि इसको पोर्टफोलियो सारा कुछ दिखाना है। किसी भी टाइम क्या ज़रूरत पड़ जाए मुझे नहीं पता, अगर उसको 3 चीज़ें ज़रूरत है मैं 10 पहले रेडी करके बैठा होता हूँ, और फिर मेरे नोट्स खुले हुए होते हैं। उन नोट्स को मैं ऑलरेडी मिनट्स ऑफ द मीटिंग में कन्वर्ट करके उसको भेज देता हूँ। और जब स्क्रीन शेयर की बारी होती है, फॉर एग्जांपल वो एक बात कर रहा है कंप्यूटर विजन की, और उसने जॉब पोस्ट में मेंशन किया हुआ है, तो कंप्यूटर विजन का जॉब पोर्टल खुला हुआ हो। अच्छा एक छोटा सा हैक, जब आप क्लाइंट को डेमो देने जाते हैं ना अपने पोर्टल का, प्लीज़ उसने ख़रीदना नहीं है, उसको बेसिक से शुरू ना करो। अगर उसकी 20-30% फंक्शनैलिटी है ना, उसको सीधा जाके वही फंक्शनैलिटी दिखाओ कि यार ये जो आप मांग रहे हैं ना, ये हो रहा है। इस टेक्नोलॉजी को इस तरह मैं रीयूज़ करके तुम्हारी फंक्शनैलिटी अचीव करूँगा। दैट्स हाउ यू रिलेट द लिंक। क्योंकि आप उस प्रोडक्ट को रोज़ देखते हो, वो पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो रिलेट नहीं कर पाता। दिस इज़ अ राइट टाइम टू शेयर द स्क्रीन। ठीक है, ग्रेट, ज़बरदस्त। ओके, सो ये हो गया सारा कुछ, इसके बाद क्या करना है? फर्स्ट मीटिंग डन हो गई, उसके बाद क्या करना है? देखो फर्स्ट मीटिंग की आउटपुट पे डिपेंड करता है ना। फर्स्ट मीटिंग डन हुई, यूजुअली क्या होता है कि फर्स्ट मीटिंग में मैं एक और हैक देता हूँ, हैक नहीं कहता बट ये एथिकल एक वैल्यू है। आप सीज़न देखते हो ना, ड्रामे देखते हैं लोग, सीज़न देखते हैं, हर ड्रामे के एंड पे ना कोई ऐसी बात करते हैं जो अगली किस्त को कनेक्ट कर देती है। Sure. हर सीज़न के एंड पे कोई ऐसी बाउंगी ज़रूर मारते हैं कि अगला एपिसोड देखनी पड़ती है। तो आप हर कॉल के एंड पे अगली कॉल का जगह बनाते हैं कि व्हाट यू आर गोना गिव हिम ऑन अ नेक्स्ट कॉल, प्रिसाइसली डिफाइन द एजेंडा ऑफ द नेक्स्ट कॉल, एक्शन आइटम, एंड इन दैट एक्शन आइटम ट्राई टू ऐड वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज हैविंग अ कॉल विद अ क्लाइंट, उसका मैं सिस्टम समझ रहा था हॉस्पिटल का, तो मैंने उसको कॉल के एंड पे ये ज़रूर कहूँगा कि नेक्स्ट कॉल के अंदर मैं आपको इस वाले सिस्टम का डेमो प्रिपेयर करके ही दे देता हूँ। नाउ ही हैज़ समथिंग टू लुक फॉरवर्ड फॉर। श्योर, ठीक है, उसके बाद एजेंडा डिफाइन हो गया, ठीक है, और फिर आप अगली कॉल पे जाते हो। तो ये ब्रिज ज़रूर बनाना 2 कॉल्स के बीच में, वरना क्लाइंट दूसरे बंदे के साथ कॉल पे जाएगा और वो उसको ले उड़ेगा वहाँ से। वो 5-7 कॉल पे जाता है ऑन एवरेज क्लाइंट आपसे आने से पहले। अब आउटपुट इसकी क्या हो सकती है? पॉसिबल आउटपुट ये हो सकती है कि आपने फर्दर स्पेसिफिकेशन क्लियर करनी है, या आपने क्लाइंट से कहा कि यार मुझे कुछ सवालात हैं जिनके जवाबात ढूंढने के लिए क्लाइंट को टाइम चाहिए। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ, ये बारीकी है लेकिन ये आपको प्रोजेक्ट लेके देगा। यूजुअली ऐसा होगा कि आप सवाल करेंगे, सारे सवालों के क्लाइंट जवाब नहीं दे पाएगा। वो आपसे कहेगा कि आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस दिस दिस। क्लाइंट गया और आपके पास वो जवाबात नहीं है, क्या करेंगे आप? You'll wait for his response? Do not wait for his response. Try to find the answer.
ऑल द पॉसिबल आंसर दैट यू कैन डू. सो एक क्लाइंट मेरे पास आया, उसने एनॉमली डिटेक्टर की बनवाना था, एक मॉडल बनवाना था. मैंने उससे पूछा कि मुझे ना आप सैम्पल डेटा दे दो, स्कीमा जब मुझे मिलेगा मैं डेटाबेस स्कीमा को देख के डिसाइड करूँगा कि मॉडल क्या बनेंगे. वो चला गया. जब एक दिन उसका रिप्लाई नहीं आया तो मैंने जाके गेमिंग इंडस्ट्री से रेलेवेंट गेम्स को स्टडी किया, पॉसिबल स्कीमा डिज़ाइन किया और उसको पीछे भेज दिया कि स्कीमा इसे कहते हैं, इस तरह की कोई चीज़ होगी, उसके अंदर मे बी ये वैल्यूज मिसिंग होंगी, ये मुझे दे देना. श्योर. दिस इज़ हाउ यू हेल्प हिम. क्योंकि ह्यूमन नेचर है, इफ़ आई एम अनएबल टू आंसर एनीथिंग, मैं आपसे बात करना छोड़ दूंगा. जब तक कि मैं वो सवाल का जवाब ढूंढ नहीं लेता, यहाँ डिसकनेक्टिविटी हो दैट्स जाती है. इंटरेस्टिंग. और एक्चुअली लाइक हो सकता है मैं उस एफर्ट के थ्रू जाना ही ना चाह रहा हूँ कि यार आपने ऐसा सवाल पूछ लिया कि चलो यार रहने दो, मैं Now किसी you- और के साथ बात Now करना you're चाहूँगा. saying this is the answer. सर क्लाइंट रिस्पॉन्ड करना क्यों छोड़ देते हैं भाई? पहले ये तो पूछ लो उनको किस मुसीबत में डाला है आपने. आपने काम करना है उसके लिए, उनके लिए उन्होंने आपके लिए काम नहीं आपने करना. उनको मुसीबत में डाल दिया और अब आप उन्हीं का इंतजार कर रहे हो. उनके पास इतना टाइम नहीं है. और एक और बात यार, ये बहुत ज़रूरी है कि क्लाइंट को अंडरस्टैंड करो वो कौन है. मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं जो बहुत बिजी हैं, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, बहुत सारे पैसे हैं. द बेस्ट काइंड ऑफ कस्टमर्स. ठीक है, द मोस्ट ट्रिकी काइंड ऑफ कस्टमर्स. क्यों? क्योंकि वो इतनी सी बात पे आपको लात मारेंगे. श्योर. क्योंकि हाँ, They don't have the time. They don't have time for shitty questions. Pardon my language. You cannot put अपना लोड उन पे नहीं डाल सकते आप. आप उनको हार्म करके एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते. आप उनको ये रेफरेंसेस नहीं दे सकते, यार इसको ज़रा देख के भेज देना मुझे. वो क्यों देखेगा यार? आप देखो ना, उसको समराइज करके ब्रीफ करके समंदर को कूजे में बंद करके उसको येस नो पे ले आओ. और अगर वो येस नो पे आ गया तो यू आर सेविंग हिज टाइम एंड ही इज़ योर क्लाइंट फॉर ऑलवेज. 6 साल से मैं काम कर रहा हूँ ऐसे क्लाइंट के साथ, पर उसको मैं सवाल नहीं करता, ढूंढता हूँ, जवाब ढूंढता हूँ मैं. या उसको वर्स्ट केस सिनेरियो में कोई जवाब मुझे नहीं मिला ना, तो फिर मैं पता क्या करता हूँ, उसको अपनी एफर्ट्स भेजता हूँ. यार मैंने ऐसे भी देखा, ऐसे भी देखा, ऐसे भी देखा, ऐसे भी देखा, ये भी किया, ये भी किया, अब तू बता दे यार. श्योर. क्योंकि तुम एक्सपर्ट हो, क्योंकि तुम एक्सपर्ट हो तो This is your domain knowledge. एब्सोल्युटली. That's how you help him. अच्छा, सो ऑल फेयर पॉइंट्स बिल्कुल स्पॉट ऑन है, आपकी बात बिल्कुल सही है. लेकिन आई फियर कि ये ना एटलीस्ट 3 4 5 साल अगर आपका एक्सपीरियंस हो गया ना, तब के लिए एडवाइस बहुत ज़बरदस्त है, राइट? क्योंकि उससे पहले ये चीज़ इंटरनलाइज करना या समझना या ऑन द डॉट उसी वक्त रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछना बड़ा मुश्किल काम है. रेलेवेंट क्वेश्चन पूछने वाली बात कर रहे हो या क्लाइंट को हेल्प आउट करने वाली बात कर रहे हो? ऑल ऑफ दोज थिंग्स, राइट? कि एक कस्टमर है आपका, लेट से वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में है, उसके होटल उसका होटल चेन है. अब अगर मेरा 2 साल एक्सपीरियंस है, मैंने कभी हॉस्पिटैलिटी में काम ही नहीं किया हुआ, तो मेरी बड़ा मुश्किल है टू कम अप विद वेरी ससेंक्ट वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चंस, राइट? ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं होता. ये तो आज आपके लिए भी नहीं, मेरे लिए भी नहीं कि जो हमने सवाल पूछे वो रेलेवेंट है. हम तो एज क्लोज एज पॉसिबल जा सकते हैं. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो सवाल हमने उससे पूछे और जिनका जवाब नहीं आ रहा, तो उस ड्यूरेशन में हमें क्या करना है? फ्रेश बच्चे को भी वही करना है जो मुझे करना है. राइट. बट माई पॉइंट इज़ के लेट्स से अगर आपकी निच है लेट्स से हेल्थ केयर है, ठीक है. सो हेल्थ केयर कस्टमर्स को यू कैन गिव देम लाइक ऑन योर फिंगर टिप्स होंगे आपके पास सवाल. अगर किसी ने 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस है और उसका हेल्थ केयर में भी शायद एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसने चैट जीपीटी से निकालना है, कहीं से निकालना है, ये करना है, वो करना है, तो दे माइट नॉट बी एबल टू आस्क द राइट क्वेश्चंस. मेरा व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्टीयर द डिस्कशन टुवर्ड्स इज कि अगर मैं वो 2 साल एक्सपीरियंस वाला अर्ली स्टेज प्रोफेशनल हूँ, हाउ डू आई लर्न टू आस्क बेटर क्वेश्चंस? मैंने उसका आंसर दिया. देखो यार, आप एक ऐसे प्रोडक्ट पे काम करने जा रहे हो जिसमें आपने पहले कभी नहीं किया. लेट्स से हेल्थ केयर. आपको हेल्थ केयर का कुछ भी नहीं पता. ये फैक्ट है कि आपको उस डोमेन में जाके उस जैसे सिस्टम्स को स्टडी करना पड़ेगा. अगर आप सिस्टम को स्टडी नहीं कर सकते, तो हर बंदे के लेफ़्ट राइट उस डोमेन के अंदर कोई दोस्त होता है, कोई जानने वाला होता है. मेरी ज़्यादातर दोस्ती डॉक्टर्स के साथ है, और मैं ज़्यादातर डॉक्टर्स के साथ रहता ही इसलिए कि मुझे पता है कि इन्होंने कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी मुझसे यूज़ हुई, तो मेरे इर्द गिर्द बहुत सारा कनेक्शन बिल्ड किया हुआ मैंने. Right. तो आप जीपीटी कैनॉट आंसर सच ए डोमेन रिलेटेड क्वेश्चन. जीपीटी हेल्पलेस होता है, उसको तंगी ना करें. वो एक सब्जेक्ट मैटर प्रोफेशनल कर सकता है. 2 काम है. अगर तो कोई आपसे पूछ रहा है कि यार एक ट्रैवल वेबसाइट बनानी है, तो बहुत सारी ट्रैवल वेबसाइट को स्टडी कर लें, 2-3 को अच्छे तरीके से क्यूरियोसिटी के साथ एफर्ट कर लें, सवाल आपके ठीक हो जाएंगे. अगर कोई चीज़ ऐसा मांग रहा है जैसे HIMS मांग रहा है, वो बहुत बड़ा सिस्टम होता है और पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता, तो फिर आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को रीच आउट करें. यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए जो हम करने से अवॉइड करते हैं. क्यों? I'm समराइजिंग इट. फ्रीलांसिंग हो, हेल्थ केयर हो, या दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री हो जहाँ पे रिपीटेटिव काम हो रहा है, आपने शायद कभी डॉक्टर्स को OT के अंदर खड़े होकर सर्जरी करते हुए नहीं देखा होगा. बंदा पूरा खुला पड़ा होता है और ये
बिजनेस प्लान कर रहे होते हैं, शादी की बातें कर रहे होंगे, कैजुअल कन्वर्सेशन कर रहे होंगे, जोक्स क्रैक कर रहे होंगे, क्योंकि वो बंदे को रोज़ 10 दफ़ा खोलते हैं, उनके लिए वो कैजुअल बात हो गई है। Right. और इसी दौरान बंदे की जान जाती है। मोस्टली डेथ जो यूएस में हुई हैं, जो हाईएस्ट नंबर है वो इस वजह से है। शादी प्लानिंग की वजह से नहीं नहीं Like वो casual बातें कर रहे हैं कैजुअल बीच में। कन्वर्सेशन की वजह से पेशेंट की जान चली जाए, Right. जो लगता है कि ठीक है। हम भी इतने प्रपोजल भेजते हैं, इतनी बिड्स करते हैं, इतना कुछ करते हैं कि एक्स्ट्रा कदम जाने पे हमें लगता है यार पता नहीं वर्थ इट होगा या नहीं होगा। यहाँ पे डिफाइन होता है ऑप्टिमिज्म। एक फ्रीलांसर का जो सबसे बड़ा हथियार है ना, वो ऑप्टिमिज्म है। मैं ये बात बार बार करता हूँ, जब मैं क्लाइंट से बात कर रहा होता हूँ ना, मैं पैसे अपनी जेब में महसूस कर रहा होता हूँ। आई कैन स्मेल द मनी। दैट्स द लेवल ऑफ ऑप्टिमिज्म। व्हेन यू कैन स्मेल द मनी, even in initial conversation, then you will do anything. You will cross any bridge. Right. You will do any research. Go for research. आपने एक रिसर्च की, 2 घंटे लगाया या 2 दिन लगाया या 2 हफ्ते लगाया, और वो क्लाइंट चला गया, आपने कोई सही सवाल नहीं पूछा, लेकिन उस 2 हफ्ते की रिसर्च से जो इल्म आपके अंदर ट्रांसफ़र हुआ वो कहाँ गया? वो तो आपका है ना। तो ये चीज़ एक्चुअली आपको 2 साल बाद 2 साल का एक्सपीरियंस बंदा बनाएगी, वरना मैंने 2 साल के भी फ्रेश बंदे देखे हैं, 4 साल बाद भी उनको कुछ नहीं पता होता, 6 साल भी कुछ नहीं पता होता, क्योंकि वो पहले 2 महीनों में ये वाला काम नहीं करते, वो 6 साल बाद भी नालायक ही होते हैं। आपने ये नॉलेज ट्रांसफ़र करनी है क्लाइंट के लिए नहीं, अपनी ज़ात के लिए, कि आज इस ट्रैवल एजेंसी का प्रोजेक्ट मांगने वाला क्लाइंट चला जाएगा, लेकिन जब 6 महीने साल बाद कोई ऐसा क्लाइंट आएगा तो मेरे पास नॉलेज होगी। Sure. मेरा एक इंटरनेशनल ट्रिप हुआ था तुर्की का। मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने मुझसे वीज़ा पोर्टल बनवाना था। उसके पोर्टल पे रिसर्च करते करते मैंने अपना ई वीज़ा लगवा के तुर्की से वो आया। अच्छा ठीक है। ट्रस्ट मैंने कुछ Right, चीज़ें तो ऐसी test होती मैं करना नहीं था ना। देख पा रहा हाँ, था। हाँ, test करना- trust वो उसको test करना एंड टू एंड टेस्ट करते हुए मैंने अपना वीज़ा लगवा लिया, Right. जस्ट फॉर दैट क्लाइंट। Right. जब मैं वो क्लाइंट भी ऑन बोर्ड आया, मैंने उसका काम भी किया, मैंने उसको बाद में बताया कि मैं तुर्की इस वजह से गया था, यार हो गया तो बस ठीक है, यार हो आता हूँ। सही। दैट्स हाउ यू गेट इनटू द कैरेक्टर। Sure. तो उसके लिए आपके सवाल रेलेवेंट, ये पहले दिन से आप पे लाजमी है, डे 1 से। Sure. ठीक है। मेहनत के बगैर कोई तरीका है ये करने का, कोई शॉर्टकट है? है ना। बताएं। ये वो कहा शुभ शुभ वाली सरकार से रब्ता करें। और कोई तरीका नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल में अच्छा ठीक उसके ढूंढने, इकरार भी उससे ढूंढ रहे हैं, आप भी ढूंढें, चलो ठीक है। ही कैन हेल्प यू आउट। ऑलराइट, ठीक है। सो लेट्स से ये वाली बात हो गई स्टार्ट में, कपल ऑफ कॉल्स हियर एंड देयर, सारा हो गया। नाउ द कस्टमर इज सेइंग कि अच्छा यार चलो ठीक है, मुझे बताओ कि कितने पैसे ऐसे लगेंगे इसमें और हम क्या कर सकते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप्स बताओ मुझे। तो इस पॉइंट पे क्या करना? ओ नेगोशिएशन, पैसों की बात आ गई है। देखो यार, इंटरेस्टेड है वो आपसे, मैं आपसे अब वो उसने स्टार्ट किया 10 लोगों से, अब 3 या 2 लोगों पे आ गई है बात। अब वो कह रहे हैं यार चलो ठीक है मैं इनसे प्रपोजल देता हूँ, फिर मैं देखता हूँ क्या करना है। तो क्या कह रहे हैं क्लाइंट? पैसे पूछ रहे हैं ना आपसे। क्लाइंट ये कह रहे हैं कितने पैसे लोगे, क्या टाइम लाइन होगी, ये मोस्टली सवाल, ये पैसे और More or टाइम less. लाइन बताओ। देखो यार, एक स्टेज जो होती है ना, हम जिसे कहते हैं निगोशिएशन, ठीक है, उससे पहले एक स्टेज होती है प्री निगोशिएशन। आपने सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि आपकी और क्लाइंट की प्री निगोशिएशन स्टेज कैसी रही। मैं आपको ये अच्छे से समझाता हूँ कि एक प्रोजेक्ट आया, आपको 100% आते ही पता है कि ये $20,000 का है, ठीक है, और आपने असेसमेंट कर ली, क्योंकि तजर्बे से असेस कर लेते हो, क्लाइंट की पॉकेट्स का अंदाज़ा लगा लेते हो, लेकिन शुरू में ये मुश्किल होता है। उसके लिए भी मैंने एक पूरा लेक्चर रखा हुआ है कि हाउ आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो। लेकिन इमेजिन आपने अंदाज़ा लगा लिया कि यार $20,000 का प्रोजेक्ट है और इस क्लाइंट के पास 20,000 हैं भी, तब आप क्या करो? उसको 20,000 मांगोगे उससे, या उससे 25 मांगोगे, या 30 मांगोगे, या 15 मांगोगे? तब मैटर ये करता है कि फॉर एग्जांपल कभी कभी जब आप उस स्टेज से गुजर रहे होते हो, कन्वर्सेशन के दौरान असेस करो कि उस कन्वर्सेशन में क्लाइंट आपसे कितना सेटिस्फाइड है। अगर तो आपने 2 स्टूपिड सवाल पूछे हैं, उसने अनॉयड हुआ है, फिर भी वो आगे गया है, 3 जगह आपने गलत वैल्यू ऐड किया, तो इसका मतलब है कि आपकी रेपुटेशन थोड़ी सी वीक हो गई है। वहाँ $2,000 कम कर दो यार, सही है। डोंट गो फॉर दैट थिंग, क्योंकि आपको पता है। अब अगर कन्वर्सेशन वॉज सुपर कूल और क्लाइंट वॉज सुपर एक्साइटेड, गो फॉर $25,000। तो प्री निगोशिएशन को माइंड में रख के आप अपनी कॉस्टिंग प्लानिंग करनी। अब हम कॉस्टिंग प्लानिंग पे आ जाते हैं। कॉस्टिंग प्लानिंग पे यह तो आपने सब सिखाया ही होगा, समझाया होगा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड फिगर नहीं देते, कभी अपने लिए डोर क्लोज नहीं करते होते, ठीक है। जितना आपको पता है, ये हो नहीं सकता कि पहली 2-4 मीटिंग में 100% स्पेसिफिकेशन आ जाए। तो बॉल पार्क फिगर क्लाइंट को चाहिए होता है ना। बॉल पार्क फिगर देने का तरीका होता है। बच्चा कहता है जी बॉल पार्क फिगर मैं $20,000 में कर दूंगा, एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्लाइंट के अगर इसने तुक्का लगाया, इज डेस्परेट, क्योंकि अभी तो स्पेसिफिकेशन भी पूरी नहीं है, इसको कैसे पता चला $20,000 में दूंगा, ठीक है। या आप उसे कह देते हो बहुत लो बता देते हो, या कुछ आपने उसको एक
स्टैंडर्ड सिस्टमेटिक रेंज बतानी होती है। उसे कहना बेस्ड ऑन द फंक्शनैलिटी जो मेरे लिए क्लियर है उस पर इतनी अमाउंट आएगी, ठीक है, वो उसकी इतनी रेंज है, और जो अनक्लियर एरिया है उस पर प्लस माइनस इतना हो सकता है, ठीक है, और बेस्ड ऑन द स्पेसिफिकेशन चीज़ें अप एंड डाउन जा सकती हैं, और लास्ट में लिखा होता है कि आई एम प्रीटी मच ओपन फॉर द नेगोशिएशन। अच्छा, यू से दैट? हाँ, दैट डिपेंड, लेट मी एक्सप्लेन दैट, प्री नेगोशिएशन पे, राइट, ठीक है, डिपेंड्स कि आगे प्री नेगोशिएशन पिछली innings कैसे खेली आपने? आपका सारा रोल, राइट, योर फर्स्ट प्रपोजल एंड योर क्लोजर, ये सब कनेक्टेड हैं। एक इमेज बिल्ड कर रहे हैं ना आप क्लाइंट के माइंड में, उसके अगेंस्ट जाएंगे तो यूर एन एलियन उसके माइंड में, ही लीव यू। तो आपने वो, इफ यू आर कमिंग ऑन टॉप, गो ऑन टॉप, कीप गोइंग दैट वे। लेकिन अगर वो नेगोशिएशन खराब है तो अगर आपको अंदाज़ा नहीं है कितने को होगा, तो ओपन अप द नेगोशिएशन। और ये नेगोशिएशन किन क्लाइंट से ओपन करते हैं, किन से नहीं करते हैं, मैं उनकी तरफ आ जाता हूँ। ओपन द नेगोशिएशन जो आपके पास मनी बाउंड क्लाइंट्स हैं, जिनके लिए पैसा ज़रूरी है। वो शुरू में कन्वर्सेशन में पता चल जाता है, वो हर चीज़ को छोटा बना के दिखा रहे होते हैं, ये भी सिंपल सा काम है, ये भी छोटा सा काम है, ये भी छोटा सा काम, पता चल जाता है बंदा पैसे बचा रहा है। उसके लिए नेगोशिएशन खोलें, ये ज़रूरी बात है। क्वालिटी ओरिएंटेड क्लाइंट, नेवर एवर डू दैट मिस्टेक, नेवर एवर, दैट विल बिकम योर मिस्टेक। नॉन सीरियस समझेगा, हाँ, वो समझेगा। तो इसलिए कह रहा हूँ 3 कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। इसलिए तो आज तक आप पर में कोई बुक नहीं लिख सका ना कि यार ये करो क्लाइंट आ जाएगा, वरना तो हर बंदा मिलियनेयर होता। ये तो वो डिसीजंस हैं जो आपने पर्सनालिटी डेवलप करनी है कि आपने रन टाइम पे लेने होते हैं। अगर मैं आज बता रहा हूँ कि ओपन द नेगोशिएशन, हर बंदे से नेगोशिएशन ओपन कर दोगे, नहीं थिंग। अगर आपकी इवन इफ़ यू आर टॉकिंग टू अ क्लाइंट जिसके लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्री नेगोशिएशन में आप बहुत अच्छा विन कर गए हो, आपके पास काम भी है, सब कुछ बेहतरीन जा रहा है, तो आप उसको ये बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स गेट बैक टू इट। यहाँ पे अब जब फिर आगे एक स्टेज आती है, आपने इसको दे दिया फिगर, फर्स्ट टाइम आपने रेंज दिया, लोअर बाउंड अपर बाउंड आपने कहा यार मोर लेस ये इस एरिया में हम बात करें, तो ये आपने रेंज दे दी। अब वो आपसे डिटेल मांगेगा। जब डिटेल मांगेगा तो सो आई थिंक आई हैव टू इंटरजेक्ट हियर। ये जो आप बता रहे हैं कि आपने ये फिगर दिया है, यू हैव गिवन दिस विद इन जस्ट अ मैसेज कि आपने कहा नहीं, नो बेस्ड ऑन दिस, हाँ, तो वो भी नो, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ये अभी कुछ दिन पहले मैंने समझाया कि जब आप क्लाइंट के साथ मीटिंग में होते हो ना, या चैट पे होते हो या कॉल पे होते हो, उस वक्त 2 काम खुदा के लिए कर लिया करो कि इनडायरेक्टली सॉफ्टली ये कम्युनिकेट कर दिया करो कि आपके प्रपोजल में उसको क्या आने वाला है। श्योर, नेक्स्ट स्टेप्स, नेक्स्ट स्टेप नहीं, अमाउंट एंड टाइमलाइन। ट्राई टू सेट हिम अप फॉर व्हाट यू आर गोना सेंड हिम। क्लाइंट को जहां सरप्राइज दोगे वो कहेगा शिट खत्म। फॉर एग्जांपल, आपके जहन में आया, आप कॉल पे आ गए ना, आपके जहन में कि $10,000 तक का इसका एस्टिमेटेड बजट है, तो कहीं ना कहीं सॉफ्टली आप फिगर कम्युनिकेट करके उसका रिएक्शन वहीं पे नोट कर लेते हो कि यार जब मैंने हल्का सा हिंट दिया था इसको प्रपोजल भेजने से पहले, तो ही वाज सरप्राइज्ड। या आपने कोई एक रेलेवेंट प्रोजेक्ट दिखाया, आपने कहा यार ये रफली ना उस रेंज देयर में आर था। सो मेनी थिंग्स, आप इस तरफ जाएंगे तो लंबे निकल जाएंगे, पर उसने आपको आइडिया कम्युनिकेट कर दिया। अब उसका रिएक्शन आपने नोट कर लिया। अब उसका रिएक्शन तो है 10,000, तो अब आप अपने प्रपोजल में 10,000 तो नहीं देंगे ना भाई, थोड़ा कम ही रखेंगे ना, होला हाथ रखेंगे। 10,000 में उसको फ़र्क ही नहीं पड़ा, तो फिर आप भी 10,000 फिर भी नहीं रखेंगे। श्योर, ठीक है, अब आपको अंदाज़ा हो गया। फिर टाइमलाइन जब आप सॉफ्टली कम्युनिकेट करते हैं तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि यार मेरे पास एक क्लाइंट आया और आई वाज एक्सपेक्टिंग, मुझे कह रहा था जून में मुझे प्रोजेक्ट चाहिए, आई वाज एक्सपेक्टिंग यार जून में ये प्रोजेक्ट जाएगा, ठीक है। तो मैंने उसको ऐसे सॉफ्ट टाइमलाइन दी, तो उसने मुझे एक एक्स्ट्रा बात बताई कि यार जून के एंड पे मेरा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट की सब्सक्रिप्शन एंड हो रही है, जिसकी नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन $40,000 की, उससे पहले मुझे डिप्लॉय करना है। राइट, क्या मतलब हुआ इसका? हाँ, कि नॉन नेगोशिएबल है वो, नॉन निगोशिएबल है, व्हाटएवर। अगर मैं उससे ये हिंट ना देता और मुझे वो फैक्ट पता ना चलता और मैं डेडलाइन सिर्फ ये कहता कि 3 दिन ऊपर रख के भेज देता हूँ, क्या होता? हाँ, वो डिस्क्वालीफाइड होता है It was finished. All the effort, जब जितना मैंने किया उस वक्त। तो ये 2 चीज़ें असेस करके फिर आप प्रोफेशनली एक ड्राफ्ट करते हो। और ड्राफ्ट करते वक्त हम क्या गलती करते हैं, उसके अंदर इतने टेक्निकल जार्गन ठोकेंगे कि अगले बंदे को समझ नहीं आनी कि यार ये तो उसने बोला भी नहीं था, ये क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है। भाई उसी मीटिंग को, उसी कॉन्टेक्स्ट को, उसी वोकैबुलरी को कैरी ऑन करना है प्रपोजल के अंदर, और कम से कम अल्फाज और टेम्पलेट नहीं यूज़ करना। अगर एक क्लाइंट जो है आपका वेबसाइट को पोर्टल कह रहा है तो पोर्टल की प्राइस लिखो, और अगर वो वेबसाइट को वेबसाइट कह रहा है तो फिर वेबसाइट लिख के उसकी प्राइस लिखो। वोकैबुलरी उसकी होनी चाहिए, वो रिलेट कर पाता है। अभी तो बारीकियाँ बता रहा हूँ ना कि यार ये मेरे लिए लिखा गया है।
हमने एक टेम्पलेट बनाया हुआ होता है, उसके अंदर छेप देते हैं सारा कुछ उठा के, और उसको समझ में भी नहीं आती क्या होगा। और फिर यूजुअली जब मुझे पता होता है ना कि मैं काम कर लूँगा, मैं हमेशा एक मार्जिन देता हूँ, मार्जिन ऑफ सिक्योरिटी, कि क्लाइंट अपने आप को सिक्योर फील करे। और वो मार्जिन ये होता है कि मैं एंड में हमेशा अपनी पेमेंट ज़्यादा रोकता हूँ, ठीक है। और उसको बताता हूँ कि यार जस्ट टू मेक श्योर कि आई एम गोना डिलीवर दैट पार्ट। और दूसरा, शुरू के माइलस्टोन बहुत आसान रखता हूँ ताकि उसकी स्किन इन द गेम ले आऊँ। बीच में तो खेल लेंगे ना, एक शुरू का बहुत आसान रखता हूँ अपने लिए, और एंड में सिक्योरिटी उसको देता हूँ, तो बीच में पूरा मार्जिन सेट होता है। उसके बाद कहीं जा भी नहीं सकता, आपको पकड़ पकड़ के खेल रहे होते हैं ना फिर आपस में, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू अरेंज दैट प्रपोजल एंड शेयर इट टू हिम। तो प्रपोजल का टेम्पलेट क्या होता है आपका? क्या पहले इंट्रोडक्शन होता है कंपनी का, फिर कोई कोर वैल्यूज आती हैं इस तरह, या जरूरत सीधे है? to the नो, point, नहीं, सीधी नो, सीधी नॉट बात? एट ऑल भाई। देख, अगेन दैट डिपेंड्स। या मैंने एक कंपनी से मैंने कहा यार हमें अपनी कंपनी की वेबसाइट बनवानी है, आप कितना चार्ज करेंगे इसके लिए? मैंने सिर्फ ये सवाल किया, उन्होंने ना मुझे 25 पेजेस का ना इतना लंबा डॉक्यूमेंट, उस 25 पेज के अंदर एक पेज होगा आपका। हाँ, और वो बिल्कुल सेकंड लास्ट पेज पे था। मैं पहले उनकी स्टोरी सुन रहा हूँ, फिर मैं देख रहा हूँ, दे लॉस्ट मी एट द 5th पेज। मैंने कहा यार ये मेरे लिए रेलिवेंट ही नहीं है। अब दैट डिपेंड्स कि क्लाइंट जब आया वो कौन है। ये बहुत हमारा देखना, जितनी भी कन्वर्सेशन मेरे साथ करोगे ना, वो कन्वर्सेशन घूम के एक स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगी, क्लाइंट असेसमेंट पे आएगी। अभी क्लाइंट है वो एक प्रोफेशनल टीम ढूंढ रहा है, वो प्रोफेशनल एजेंसी ढूंढ रहा है, वो आपकी वैल्यूज़ को वैल्यू करता है, वो आपके प्रोसेस को समझने की बात करता है। जितनी चीज़ें वो आपसे इंटरव्यू में पूछता है ना, प्रपोजल से ऊपर उनको एक्सप्लेन कर दो दोबारा से, और नीचे कॉस्ट दे दो, ख़त्म। उसके लिए बनाया ना। उसने आपसे नहीं पूछा कि आपकी लोकेशन क्या है, आपके क्लाइंट कितने हैं, आपने रेवेन्यू कितना कमाया, आपके बंदे कितने हैं, आप मुल्क में कहाँ रहते हो, आपने शुरू कहाँ से किया, आप आज कहाँ पहुँचे हुए हो। इररेलेवेंट है यार। प्रोफेशनलिज्म दिखाना ना, फॉर्मेट अच्छा देना है, तो उसके हिसाब से डिज़ाइन कर दो ना, उसको बता दो ना। उसने आपके आके पूछा था कि यार आपने प्रीवियस इस इंडस्ट्री में रेलेवेंट प्रोजेक्ट कब किए हैं। दूसरा, मैं ये बात बताता हूँ कि उसको रेलेवेंट मटेरियल भेजो। अगर आपने एग्जांपल्स भी भेजनी है, रेलेवेंट भेजो सब कुछ। हाँ, आप उसके साथ एक सेपरेट फाइल या उसके नीचे इन्फॉर्मेशन अटैच करा दो। अगर वो आपके बारे में मजीद जानना चाहता है तो ये एक्सेस मैं आपको दे रहा हूँ, ये मेरे कंपनी की एक्सेस है, ये मेरी पर्सनल वेबसाइट है, ये कंपनी की वेबसाइट। फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते जाओ, लेकिन पहले उसको वो दो जो उसके लिए ज़रूरी है। ठीक है, उसको वो मत दो जो उसके लिए रेलेवेंट है। ठीक है, सही है। सो ये हो गया। आई थिंक यू सेंड द प्रपोजल। आई थिंक वो नेगोशिएशन का पार्ट, डू यू वांट टू टच ऑन दैट, या फिर हम आगे मूव करें? लाइक के प्रोजेक्ट किक ऑफ करने के बाद क्या करना चाहिए? किक ऑफ करने के बाद ये कॉस्ट डिसीजन से पहले कि अब हमने भेज दिया, ये उसने कहा यार नहीं ये तो बहुत ज़्यादा है, ये नेगोशिएशन कैसे करना है? क्लाइंट ने आके बोल दिया यार मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं इतने पैसे दे, इतने का काम ही नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको 3-4 जेनेरिक रिस्पॉन्स बताता हूँ। क्लाइंट ने कहा वो नहीं भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है इतने, तो ये आप 10,000 मांग रहे हो, मेरे साथ बंदा 2,000 मांग रहा है। मोस्ट कॉमन थिंग, यार आप 10,000 मांग रहे हो, मेरे पास तो 2,000 की बिड्स आई, एक रिस्पॉन्स होगा। दूसरा, यार मेरे पास बजट ही नहीं है। ठीक है। तीसरा, भाई ये इतने का काम ही नहीं है जितने आप मांग रहे हो। ये चौथा घोस्ट कर दिया उसने आपको। हाँ, घोस्ट। 4 जेनेरिक कैटेगरीज हैं। इन सब कैटेगरीज में एक ही चीज़ है यार, नेगोशिएशन इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन आवर फील्ड। अच्छा, मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, जिसमें बहुत मज़ा आता है। और अगर इसमें इंसान ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, वो दुनिया के किसी भी बिजनेस में मार नहीं खा सकता। चाहे वो फ्रीलांसिंग है, चाहे वो किसी कपड़े की दुकान है, या कोई हेल्थ केयर का सेटअप है। ही कीप मूविंग। अब वो क्या नेगोशिएशन में कैसे करते हैं? देखो, आपने सबसे पहले वंस अगेन वही पॉइंट पे आऊँगा, क्लाइंट को समझना। अब क्लाइंट ने आपको कहा कि इतने का काम ही नहीं है, यार आपने उसके वाई का आंसर करना। अब 2 जवाब है इसके। क्लाइंट कहता है ये तुमने 10,000 मांगे हैं, ये तो 2,000 का काम है, और आप उसे आगे से हमारे जो क्या कॉमन डेवलप, नहीं सर आपको इसका अभी पता नहीं है क्योंकि मेरी फील्ड है, मुझे पता है ये 10,000 का ही काम है। क्यों? इस वजह से मैं काम बड़ा अच्छा करता हूँ, मैं काम बड़ी मेहनत से करता हूँ, ये 10,000 का ही काम है। ठीक है, दैट्स वन वे ऑफ आंसरिंग दैट क्वेश्चन। दूसरा ये है कि आई अप्रिशिएट योर ओपिनियन, आपने इस रिसर्च की, एंड आई अप्रिशिएट योर अंडरस्टैंडिंग एज वेल। जिस पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हो सकता है कि 2,000 का काम है, लेट मी एक्सप्लेन कि मैं किस पर्सपेक्टिव से देख के इसको 10,000 का बोल रहा हूँ। और यहाँ पे द मोस्ट ब्यूटीफुल वेपन, 2 चीज़ें लेके आओ, फियर और हैप्पीनेस। श्योर, हाँ। दिस इज द पॉइंट जहाँ पे आप ये बुलेट इंजेक्ट करते हो। फियर इन्वोक कर रहे हैं। हाँ, उसका क्या, अब आपने उसको ये बताना है कि यार ये काम अगर इस सर्टेन तरीके से ना हुआ तो उसका नुकसान तुम्हें कितना होगा। और लोग इसको इस तरह से कर देते हैं इस चीज़ का ख्याल रखे बगैर। अगर आपने उसको हर सारे टच पॉइंट बताए,
वो छोटे और हर टच पॉइंट पे फियर ऐड करते जाओ कि अगर ये ऐसे ना हुआ तो क्या होगा, ये ऐसे ना हुआ तो क्या होगा, ये ऐसे ना हुआ तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल मैं क्लाइंट को कहता हूँ यार अगर यहाँ पे डेटाबेस को इस ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर से बना के ये वाली लेयर पे इंक्रिप्शन ना लगाई गई तो कल को हिप्पा लास्ट के अगेंस्ट आप ब्लैक लिस्ट होंगे और आप पूरी ज़िंदगी बिजनेस खड़ा भी नहीं कर पाएंगे। और यूजली क्लाइंट को इस चीज़ का पता ही नहीं होता। डोमेन एक्सपर्टीज़ की वजह से आपने फियर इन्वोक कर दिया और आपने हाँ, बताया हाँ ठीक अब वो बेच के दिखाया 2000 वाले को, नहीं बेचेगा। हाँ वो आएगा या अपना पैसे इकट्ठे करके आएगा या वो आएगा, लेकिन या वो अगले से जाके ये सवाल पूछेगा। या मैं उसको जब सारा कुछ बताने के बाद ना एक छोटा सा हैक किसे कहता हूँ, मैं उसको कहता हूँ कि ओके हैविंग सेड दैट प्लीज़ आई एम गोना सेंड यू फ्यू सेट ऑफ क्वेश्चन, देयर इज अ सेट ऑफ क्वेश्चन, ये बाकी डेवलपर से भी पूछ लेना भाई। ये बड़ा इंटरेस्टिंग ये पूछ लेना कि ये करोगे या नहीं करोगे। दैट्स इट, यू आर गेटिंग ऑन अ टॉप। हाँ ये इंटरेस्टिंग है। आई थिंक यू जो आपके यूनिक प्रॉपर या जो आपकी डोमेन एक्सपर्टीज़ की वजह से आपके पास एज है, आप वो कहीं यार ठीक है उनको स्टम्प करके देख लें, आपको पता चल जाएगा कि उस एज को यूज़ करके आप क्लाइंट के वाई को आंसर कर दें कि भाई क्यों 10,000, उसको जस्टिफाई करें लॉजिकली बाय कम्युनिकेटिंग फियर एंड हैप्पीनेस। राइट, दो चीज़ें, नॉट बाय कम्युनिकेटिंग योर वैल्यू। Not by मैं communicating, यार, ये देखो, अच्छा मैं मेरा कितना ये महान तजर्बा हूँ। है, मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने 6-7 प्रोजेक्ट किए हैं, इतना मेरा एक्सपीरियंस है। यू डोंट केयर अबाउट इट। टॉक लॉजिकली ना यार, टॉक लॉजिकली। जब वो लॉजिकल कन्वर्सेशन को ड्राइव करते हैं फिर बहुत सारे काम होते हैं। मैं अक्सर बच्चों को ये सिखाता हूँ कि यार जिस दिन कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का टाइम होता है, कभी कभी ट्रूली ऐसा होता है क्लाइंट का बजट उतना नहीं होता लेकिन क्लाइंट की कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी, उसका विजन, उसका आइडिया में जान होती है। गो फॉर इट, हाँ वो तो लगा makes दो। sense, हाँ। $500,000 जिस प्रोजेक्ट ने मुझे दिया और अभी तक चल रहा है वो मैंने $3,000 में लाया था और उसका प्रोजेक्ट ऑपरेशनल नहीं था, पर मुझे ये पता था वो जिस मार्केट में है, जो उसकी पर्सनैलिटी है, जितना वो चीता बंदा है और जो पीछे एक एग्जिट लेके आ रहा है, अगर मैंने इसको टेक्नोलॉजी दे दी, इसने डिप्लॉय कर दी और इसको पैसे आना शुरू हुए, तब ये मुझे हटा नहीं सकता कभी। राइट, दैट्स हाउ यू कन्वर्ट एन ऑर्डिनरी क्लाइंट टू अ बिगर जॉइंट और आप अपना पूरा सेटअप उठा देते हो। एक ही क्लाइंट आपका पूरा सेटअप उठा देता है। हाँ श्योर, दैट्स हाउ यू डू इट, प्ले स्मार्ट। हाँ। और आई थिंक ये तो बड़ी बड़ी कॉमन पिटफॉल है ना कि 3,000 या 5,000 का प्रोजेक्ट देख के आप कहते हैं यार ये तो 5,000 का ही प्रोजेक्ट है, इसको तो हमें करनी। तो मल्टीपल टाइम्स हमारे पास भी कस्टमर्स जो व्यू स्टार्टेड एज 1,500, 2,000, 5,000, 10,000, दे वेंट ऑन फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स एंड देन आप उसका लाइफ टाइम वैल्यू निकाल लो तो वो तो अपवर की किसी जॉब पे होगा ही नहीं होगा जितना लाइफ टाइम वैल्यू आप उससे ले चुके हैं। लोग कहते हैं ना कि बड़े क्लाइंट कैसे ढूंढने, मैं कहता हूँ बड़े क्लाइंट ढूंढे नहीं जाते, अट्रैक्ट किए जाते हैं या बनाए जाते हैं। श्योर, ढूंढे नहीं जाते, वो मार्केट में नहीं फिर रहे होते काम लेके। श्योर, ठीक है, सही है। ओके, ये भी हो गया। ये आई थिंक वेरी वेरी फेयर पॉइंट्स के यार नेगोशिएशन इस तरह कर सकते हैं आप, ये वो कर सकते हैं। बियॉन्ड दिस क्या करें? अब सारा कुछ हो गया, आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट पिटफॉल्स हैं या इंपॉर्टेंट लर्निंग्स हैं आपकी कि यार ये मैंने किया और ये बड़ा फ़ायदा हुआ मुझे इसका? प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद क्या करना है या प्रोजेक्ट क्लोज होने के बाद क्या करता है? प्रोजेक्ट पहले स्टार्ट हो गया, स्टार्ट करेंगे ना, पहले सेट द टोन। जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है ना, तो अगर आप रियली यू नो ग्रो, तो भाई SOPs सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मैं भी आते हुए इस पर एक वीडियो रिकॉर्ड करके आया हूँ कि दिस इज़ द चैलेंज जो मेरी ज़िंदगी में सबसे लॉन्गेस्ट चैलेंज है, इसको मैंने कई दफ़ा फिक्स किया, वो दोबारा निकला, कई दफ़ा फिक्स किया और बहुत से चैलेंज फिक्स करके यहाँ आया हूँ। 200 लोग हैं, मैं कंपनी में बैठता भी नहीं हूँ, काम भी नहीं करता, बिडिंग भी नहीं करता, फ्रीलांसिंग भी नहीं करता, कोडिंग भी नहीं करता हूँ, सब कुछ ऑटो पायलट। पर ये चैलेंज स्टिल देयर। क्यों? ऑपरेशंस को ऑटोमेट कर। उस प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन को लास्ट 20% को डिलीवर करना। आई ऑलवेज से दैट, आपने सुना होगा कि द लास्ट 20% ऑफ द प्रोजेक्ट टेक्स 80% ऑफ योर एफर्ट एंड द फर्स्ट 80% ऑफ द प्रोजेक्ट इज जस्ट 20% ऑफ योर एफर्ट। सो आपने प्रोजेक्ट के स्टार्ट में अगला लास्ट 20% प्लान करना है कि वो कैसे एग्जीक्यूट होगा, नंबर 1। नंबर 2, आपने डे 1 से क्लाइंट की यहाँ से एक नई गेम शुरू होती है। जो फ्रीलांसर्स ये कहते हैं ना कि सर हम ग्रो नहीं कर पा रहे, ज़मीन से नहीं उठ पा रहे, तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ, डे जैसे ही प्रोजेक्ट आता है उस वक्त से क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट शुरू होती है, क्लैरिटी शुरू होती है। कभी भी क्लाइंट को अंधेरे में मत जाने दो, यार व्हाट इज़ हैपनिंग विद माय प्रोजेक्ट, यू नो पता नहीं होगा या नहीं होगा, कितने % हो गया, आपको सब पता होता है लेकिन आप उसको सिस्टमेटिकली कम्युनिकेट नहीं कर रहे, तो विजिबिलिटी नहीं दे। विजिबिलिटी क्या है? थ्रू योर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, डैशबोर्ड्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, क्लैरिटी, ईमेल्स, हर चीज़ बता रहे हो, डिलेस के प्रोजेक्शन बता रहे हो, जो हो गया वो उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो, डेमोज अच्छे जा रहे हैं, सब कुछ अच्छा जा रहा है। इन शॉर्ट, जो मैंने अपने क्लाइंट से पूछा, जो समझा, जी सीखा,
क्लाइंट आपसे ये मत पूछे यार व्हाट इज़ हैपनिंग ब्रो, इज़ देयर एनी अपडेट ऑन माय प्रोजेक्ट, और हम कहते हैं अच्छा यार उसने पूछा, हम हंसते हंसते बता देते हैं। कभी सोचा कि ये सवाल उसके माइंड में आया क्यों? हाँ, दैट इज़ अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स कि अगर कस्टमर आपसे पूछ रहा है कि यार दैट्स वेरी सैड। मुझे अपडेट क्या बुलेट की तरह लगता है। एब्सोल्युटली, मैं जब शुरू में टीम बना रहा था तो टीम कहती थी सर उसने पूछा हमने बता दिया सब कुछ तो ठीक जा रहा है। जैसे ही पूछा हमने 5 मिनट में बता दिया। 5 मिनट में बताया और सर बेहतरीन जा रहा है, ही इज हैप्पी। वो आगे से कहता है या आई अप्रिशिएट दैट। मैंने कहा आपको पता है ये इतना सा स्क्रैच मेरी पर्सनैलिटी पे मार के आया था ये सवाल। जब सवाल मुंह पे आया था व्हाट इज द अपडेट, तो एक्चुअली आपकी क्रेडिबिलिटी पे स्क्रैच लग गया था, श्योर, हाँ। आपकी कम्युनिकेशन पे स्क्रैच लग गया था हल्का सा। आपकी जॉब है ओवर कम्युनिकेट हाँ, करना एक्चुअली। हाँ, कम्युनिकेशन आपकी जो है, ट्रांसपेरेंसी तो आपकी जॉब है, उस वक्त उसको रखते हुए करो। अगर आप ट्रांसपेरेंसी रख रहे हो तो आप टाइम भी बाय कर सकोगे, क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन भी होगी, अप सेलिंग अच्छी हो जाएगी, आपकी मेंटल हेल्थ इंटैक्ट रहेगी, आपकी जो अपने ऑफिस से रिलेटेड प्लानिंग्स हैं वो रियलिस्टिक रहेंगी, क्योंकि सब ट्रांसपेरेंट है ना। हम क्या करते हैं उस वक्त जागते हैं जस्ट लाइक जब हमारे एग्जाम सर पे आते हैं या क्लाइंट शोर डालना शुरू करता है। जब पैसे रुकते हैं हमारी आँख खुलती है, ओए होए इस दफ़ा माइलस्टोन क्लियर नहीं हो रहा, या इस दफ़ा क्लाइंट ने पैसे रोक लिए, अब हम उसको सारी चीज़ें भेजना शुरू कर दें। उस वक्त तक कलेक्टर हो चुका इट हैज़ बीन हाँ, तब तक हो गया चुकी होती है, बदमज़गी हो चुकी होती है, बैड टेस्ट आपने क्रिएट कर दिया। गुड कम्युनिकेशन स्टार्ट राइट फ्रॉम द SOP सेट करके, ट्रांसपेरेंसी, क्लाइंट एक्सपेक्टेशन को मैनेज करना, कभी एक्सीड ना करो, कभी गिराओ मत, ट्रांसपेरेंटली प्रोजेक्ट को लेके जाना है, लास्ट 20% पहले प्लान करना है, प्रोजेक्शन एंड प्रेडिक्शन उसको दे देनी, एंड ट्राई करें वो आपसे कभी आके ना कहें व्हाट इज हैपनिंग। और अगर आई थिंक अगर महीने बाद आपको लग रहा है कि यार आपका माइलस्टोन लेट हो रहा है, तो आज आपने उसे बता दें इन्फॉर्म कर दें कि बॉस गलती अब हो उसको गई बताने है, का- ये मसला हो गया, ये हो गया और ये हम कर रहे हैं। हाँ, उसको बताने का एक तरीका है। मैं उसको आपका इंटरप्ट करूँ, अपॉलॉजीज, प्लीज़ डो नॉट सेंड हिम अ मैसेज, डोंट Sure, सेंड हिम एन हाँ, ईमेल। ये- भाईजान जैसे आपका breakup प्रोजेक्ट आप- 1 महीना लेट हो गया, Don't जैसे do that। breakup आप हो SMS सकता है पे कि नहीं उस वक्त अपनी बीवी से लड़के बैठा हुआ हो सकता है कि यार उस वक्त तो किसी और परेशानी में हो सकता है कि यार वो किसी और के गुस्से में, और उस वक्त आप उसको पोलाइट ईमेल कर रहे हो, उड़ा देगा वो आपको। Go and schedule a call, talk, give him some good news, tell him some good things, understand his mood, and then slightly communicate 50% of the news. Sure. यार शायद हो शायद हम सकता है late हो कि जाएं। यार डिले हो जाए, लेकिन दिस इज फॉर आवर गुड, क्योंकि उससे ये चीज़ें हमें मिल जाएंगी। एंड देन सेंड हिम एन ईमेल ना यार। हाँ, nobody likes कि हम मतलब वो सुबह उठे और आपका ईमेल हम है कि कहते हैं भाई यार 2 हफ्ते लेट यार हो गए। हमने एक पॉडकास्ट देखी तो उसमें उन्होंने कहा था कि डिलेज एडवांस में बताने हैं। तो हेलो मिस्टर XYZ, तुम्हारा प्रोजेक्ट 1 महीना लेट हो गया है, और उसने भी आगे से कहना है कि ठीक है मैं नया डेवलपर ला रहा हूँ। वो भी email पे ही कर देगा। हाँ, वो भी ईमेल पे करेगा। प्लीज़ मीट मिस्टर XYZ, ही इज़ हियर टू लीड द प्रोजेक्ट, आई विश यू गुड कोऑर्डिनेशन एंड जर्नी, दैट्स इट। Right, गो अहेड। सो आप क्लाइंट को हमेशा समझते हो, उसके मूड स्विंग्स को देखते हो। और एक लास्टली मैं आपको बताऊं कि जब आप प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के स्टेज में होते हो ना, प्लीज़ इसको भी गौर से, ये जितने भी यंग लोग हैं सुन लें कि मैं कहता हूं कि अगर आपने क्लाइंट को कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी का डेमो देना है, आपने कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपने मुश्किल काम कर रहे हैं और वो काम डेडलाइन पे होने जा रहा है, सिर्फ 1 दिन डिले है और वो सही हो रहा है, आपने बड़ी रातें लगा के मेहनत की। होता ये है कि मैंने अपने एडमिन से अगर कहा कि यार जाओ मेरे लिए एक काम करके आओ, वो काम करने चला गया और उसने मुझे बीच में कोई अपडेट नहीं दी, और मैं अनसर्टेनिटी में चला गया, फिर थोड़ी फ्रस्ट्रेशन में चला गया, फिर थोड़े गुस्से में चला गया, और उस वक्त वो काम कंप्लीट करके ले आया, तो मेरी वो क्रिएटिविटी बची ही नहीं कि मैं उस काम को एवेलुएट कर सकूं, मैं इखलाक से उसको अप्रिशिएट कर सकूं, क्योंकि मैंने एक्चुअली अपना पीस ऑफ माइंड खो दिया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ दैट कम्युनिकेशन एंड गैप। Sure. इवन इफ़ यू हैव नथिंग टू डिलीवर, फिर भी आपने कम्युनिकेशन करते रहना क्या हो रहा है, और ऐसे नहीं कम्युनिकेट करना कि इतने % हो गया, आज इतने % हो गया, आज इतने %, नो 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 नो। या फिर ये कि हमने ये टिकट्स कर दी हैं, ये टिकट हमने कर दी हैं, ये रह गई हैं, ये रह गई हैं। डोंट डू दिस। अगर मैंने क्लाइंट को बताना है ना कि यार मैं आपका पेशेंट की जर्नी को रिवैम्प कर रहा हूँ और मैं वहाँ, तो उसको मैं मैसेज करूँगा यार IPD के अंदर जब पेशेंट आता है तो उसके बाद ये वाला जो पार्ट है इट वाज इंटरेस्टिंग, आई लव डूइंग दिस, एक मैसेज कर दिया, तो उसको क्या पता चला कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ और पिछला काम हो गया, और एक कैजुअल कम्युनिकेशन भी होगी। टू कीप द टेम्परेचर लो, अपने और क्लाइंट के बीच टेम्परेचर को हमेशा लो रखें, और वो आपकी जिम्मेदारी है, वरना हमें सुनने को मिलता है यार ये क्लाइंट बड़ा खपती है यार, हाँ। बड़ा यार ख़राब क्लाइंट पता ही नहीं चला, एकदम चला हाँ गया। यार इसको पता ही नहीं चला, ये बैठे बैठे इसका दिमाग ख़राब हो गया यार, मैं तो बड़ा अच्छा काम करके दे रहा था यार, लेकिन आपको पता नहीं चला ट्रिगर पॉइंट कहाँ से हुआ था, ट्रिगर आपने किया था। वो ट्रिगर्स पे नज़र रखनी होती है। और एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट इज सो इम्पोर्टेंट, Start में ओवर मैंने प्रॉमिस तो आपने करना ही नहीं है ज़िंदगी में कभी भी, कि आपने ये नहीं कहना कि
ये आपको मैं महीने में कर दूंगा, जबकि काम आपको पहले से ही पता है कि वो 5 हफ्ते का है, 6 हफ्ते का है। हाँ तो वो तो यू लूज योर रिस्पेक्ट एनी वे, राइट? सही है। आई थिंक, हाँ, आई थिंक यही रिंस एंड रिपीट है, राइट? इसी को आप अगर स्केल करते रहें अक्रॉस टीम्स, कर दें SOPs जैसे आप कह रहे हैं कर दें, तो आई थिंक वो तो ईजिली यू कैन स्केल इट मल्टीपल टाइम्स, राइट? यही है सारा कुछ, और है क्या? लास्ट एक चीज़ फाइनली कि यार आप ये सारी जो गुड सिस्टमेटिक बेहतरीन थ्योरीज है ना, वो हर क्लाइंट पे नहीं लगा सकता, क्योंकि देर आर स्टूपिड क्लाइंट्स इन द इंडस्ट्री एज वेल, जिनका पर्पज़ ही आपका फ़ायदा उठाना होता है, जिन्होंने आपको कभी ज़मीन से उठने ही नहीं दिया, आपको खून चूसने आते हैं। देर आर सच क्लाइंट्स ना। क्लाइंट्स ये पिक एंड चूज़ करना इज़ द आर्ट कि किस क्लाइंट के ऊपर आपने अपना बेस्ट देना है और किस क्लाइंट को सिर्फ आपने काम देना है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने में और काम देने में बहुत फ़र्क है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने में मैं उसके लिए एक्स्ट्रा काम भी करूँगा, वैल्यू एडिशन भी करूँगा, रिसर्च भी करूँगा, रात को उठ के उसके प्रोजेक्ट का ख्याल भी रखूँगा, आउट ऑफ द वे भी जाऊँगा, संडे को भी उसके मैसेज का जवाब दे दूँगा, क्योंकि मैं उस क्लाइंट पे अपनी स्वेट एक्विटी लगा रहा हूँ कि यार इसको मैंने बड़ा करना है, इसके साथ ताल्लुक ना टूटे। तो अगर आपके पास 10 क्लाइंट है ना, तो उनमें 10 में से 2 ऐसे होने चाहिए जो आपका फ्यूचर इन्वेस्टमेंट हो। और ये जो आइडेंटिफिकेशन है कि किसको एफर्ट लगानी है, किसका सिर्फ काम करना है, यहीं पे हम डूबते हैं, क्योंकि ये ज़रा से हिली तो दोनों गए, राइट। दोनों ही गए ना फिर। अच्छा, लेकिन इससे ये नहीं होता कि आपके डिफरेंट कस्टमर्स को डिफरेंट क्वालिटी ऑफ सर्विस मिल रही नहीं, होती है? क्वालिटी ऑफ सर्विस की मैं बात नहीं कर रहा, नहीं, मैं जो आप बेस्ट कह ऑफ रहे द थे बेस्ट। कि यार मैं इनके लिए एक्स्ट्रा माइल जा रहा हूँ और इनके लिए एक्स्ट्रा माइल नहीं जा रहा, फॉर एग्जांपल, तो मिसमैच नहीं होता? मैं सर आपको बताता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके पास एक प्रोजेक्ट आया, बड़ी मुश्किल से $1000 से निगोशिएट करते करते $3000 तक आया, और वो आपको 200 भी बड़ी मुश्किल से दे रहा है, ठीक है, और $3000 से उसने ऊपर जाना भी नहीं है, और आपको पता है इस बात का। एक तरफ क्लाइंट आया, आपने उसके निगोशिएशन $20-30 का प्रोजेक्ट क्लोज है, उसने अपफ्रंट में आपको $5000 दे दिए, और साथ में उसने कहा कि बेटा टेंशन नहीं लेनी, काम अच्छा करो, पैसे दूंगा। एक माइलस्टोन गया, उसने $200 आपको उसमें दे दिया, बोनस में दे दिया। उसके बाद वो आपका ख्याल रखता है, सारा कुछ करता है। तो आप दोनों के लिए संडे जाग रहे हो, दोनों के लिए सैटरडे जाग रहे हो, दोनों पे रिसर्च कर रहे हो। व्हाट्स द पॉइंट? एक ने तो 3000 से ऊपर जाना ही नहीं है ना भाई, आइडेंटिफाई तो करें ना आप। Right. और 1 2 6 7 8 लाख पे भी जा सकता है ना। राइट। मैंने अपने ये आप 1 पॉइंट कुछ मिलियन तो मेरे आप पे रजिस्टर्ड है ना, पर आपको पता है एब्सोल्युटली, उससे इट्स काफी मोर ज्यादा, देन 2 हाँ, पॉइंट मिलियन। I'm sure, हाँ, उसमें से सिर्फ मैंने 3 क्लाइंट पिक किए हैं राइट। आउट ऑफ माई 95। मेरी सिर्फ 95 जॉब्स हैं, आपको पता, सिर्फ 95 जॉब्स में मिलियन क्रॉस किया, क्योंकि मैं ज़्यादा क्लाइंट के साथ काम नहीं किया, मैंने इतने कम क्लाइंट के साथ काम किया है। वजह पिक करता हूँ, चूज इतनी करता हूँ, बहुत इन्वेस्ट बड़ी करता हूँ। skill है, I हाँ, think कि वो वो उसकी वजह से स्किल आप- डेवलप करनी पड़ती है। उसकी वजह से आप अपनी टीम की सैनिटी बरकरार रख सकते हैं, आप अपनी सैनिटी रख सकते हैं, आप अपनी absolutely, स्ट्रेटजी बाद में प्लान कर सकते हैं, पीस ऑफ माइंड, वो तो वो लेकिन उसके लिए पहली एफर्ट आपकी होती है सर। और उसके लिए आपने मार भी तो खानी है ना, आप मार खाएंगे तो पता चलेगा। लेकिन कि यार, मार सीखेंगे कब? आपने क्लाइंट पिक किया, 2 महीने बाद पता चला, ओ यार तो बोंगी मारी है, लेकिन साथ में ये भी तो पता चला ना क्या गलतियां की। अब वो आगे अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आप पिक ही नहीं करेंगे, आप ये डिसाइड ही नहीं करेंगे कि यार ये, आप कहीं भी जाएं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, एप्पल में चले जाएं, किसी बैंक में जाएं, आपके पास प्रीमियम कस्टमर का कार्ड होगा, प्रायोरिटी कस्टमर जिसे कहते हैं। आप लाइन में सबसे आगे जाएंगे ना, आप सब आगे करेंगे, तो क्या उनके क्वालिटी सर्विस आपको आम बंदे को बुरी मिलती है? आप फ्लाइट में चले जाएं, फर्स्ट क्लास, इकोनॉमी, प्रीमियम इकोनॉमी, तो क्या उन्होंने फर्स्ट क्लास जो बनाई होती, क्यों बनाई होती है? उनको पता होता है किन क्लाइंट्स पे इन्वेस्ट करना है, उसके अंदर उन्होंने सारा सिस्टम ही अलग रखा होता है। दुनिया की किसी भी प्रोडक्ट में जाए, उसका प्रीमियम वर्जन होता है। आप भी तो प्रोडक्ट हो ना, वेयर इज़ योर प्रीमियम वर्जन? और आपके क्लाइंट आपके लिए प्रोडक्ट है, वेयर इज़ देयर प्रीमियम वर्जन? अंडरस्टैंड योर प्रीमियम क्लाइंट्स, और फिर उनको प्रीमियम सर्विस दो। प्रीमियम सर्विस को आप ये कभी भी नहीं कह सकते आपकी प्रीमियम सर्विस है, आपकी बेस्ट सर्विस है। बेस्ट सर्विस इज़ नथिंग लेस देन अ प्रीमियम सर्विस। वो क्वालिटी है, लेकिन प्रीमियम होता है। Sure. और प्रीमियम डिफाइन करना पड़ता है, वरना सबको प्रीमियम आप दे नहीं सकते, और सारे नालायक होते कोई भी प्रीमियम नहीं है ना, अगर तो सब प्रीमियम है। अच्छा, ठीक है। आई थिंक इरफान भाई, आई थिंक वेरी इंसाइटफुल स्टाफ। और आई थिंक अगर मैं इस वक्त एक स्टूडेंट हूँ या मैं अर्ली स्टेज प्रोफेशनल हूँ ना, तो मैं तो शायद इस वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करके देखना चाहिए मुझे, टू जस्ट फिगर आउट कि यार ये जो एक 2-3 सेंटेंसेस वाली बात है, इसके ऊपर वाकई में जूम इन करके इसको अप्लाई करना चाहिए। अगर आप वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे तो क्लाइंट के जाके बिड कौन करेगा, पैसे कौन कमाएगा? नहीं, आपने कम बिड्स करनी है ना, क्योंकि आपने मैं आपको ध्यान बता से रहा हूँ करनी है। लोग क्या कर रहे हैं। नहीं, ये बात पता मैं क्यों बोली है मैंने, इट इज़ एक्चुअली हैपनिंग।
कि लोग मेहनत करे बगैर कूदने में बिलीव करते हैं। उन्होंने कहा 2 घंटे सीखने पे क्यों लगाऊं, 2 घंटे में 2 बिट की बजाय 6 बिट करता हूँ, 2 पे तो जवाब आ ही जाएगा। शार्पनिंग द एक्स वाली बात, शार्पनिंग द एक्स, शार्पनिंग द एक्स नहीं करते वो। इस तरह से अगर हो ना कि बैठ के देखें, इट टुक 5 years, मैं आपको अपने बताऊं, फ्रॉम इंडस्ट्री टू फ्रीलांसिंग 5 साल का गैप है मेरा। 7 years मैंने फ्रीलांसिंग नहीं की, 2 साल तो मैं काबिल ही नहीं था। 5 साल में फ्रीलांसिंग कर सकता था, लेकिन मैं अपनी कंपनी के लिए रात को काम करता था फ्री ऑफ कॉस्ट, और सीखता था, पढ़ता था, एक्सपेरिमेंट करता था। टोटल 7 साल इंडस्ट्री में लगाने के बाद मैं फ्रीलांसिंग के $50 से शुरू हुआ था। इसलिए 95 जॉब के अंदर मैंने इतना माइलस्टोन अचीव किया। क्यों? क्योंकि तैयार किया है खुद को। Sure. और जब क्लाइंट जाता था ना, तो मैं उसको गालियाँ दे के सो नहीं जाता था, मैं अपने आप को झंझोड़ता था कि व्हाट द हेल आई हैव डन रॉन्ग, क्या मैंने क्या चवल मारी है, झंझोड़ता था। जिसका जवाब नहीं आता था तो मैं ये नहीं कहता था कि क्लाइंट बहुत बिजी है, मैं कहता था उसने इग्नोर किया है, समथिंग इज देयर टू इम्प्रूव। I think वो क्यूरियोसिटी जो है ना, वो क्यूरियोसिटी आपको डेवलप करती है। हम सारा ब्लेम इधर उधर करके खुद कपड़े झाड़ के ना बैठ जाते हैं। एटीट्यूड ऑफ कि यार एवरीथिंग इज़ माई फॉल्ट ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक कि अगर आप ये कर दें, आउटसोर्स कर दें ये चीज़ को, यार वो नहीं, वो बंदा ठीक नहीं है, और जी इंटरनेट सही नहीं था इसलिए नहीं हो सका, या मैंने टाइम पे बिड, मैंने 3 मिनट लेट बिड कर दी इसलिए मुझे जवाब नहीं आया। दिस एटीट्यूड ऑफ एवरीथिंग इज़ योर फॉल्ट इज़ सो इंपॉर्टेंट, राइट? वो कहीं भी ज़िंदगी में आप कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए बहुत बैलेंस, इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस, केयरफुल, क्यूरियसली एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि यार मेरे से क्या गलत। मैं एक बात बच्चों को सबको मशवरा देता हूँ कि हार्ड वर्क को हम ना एवं डिफाइन, क्योंकि मेहनती लोग तरक्की कर जाते हैं, यार ऐसा कुछ नहीं होता। मेहनती लोग ना, अगर आप जाके देखें ना, लोग मजदूरियाँ करते करते दुनिया से चले जाते हैं। 3 चीज़ें हैं मेहनत से पहले: फोकस, अटेंशन टू डिटेल, कंसिस्टेंसी। कि अगर आप किसी चीज़ पे फोकस्ड हो, फिर उसको हर दिन पहले से बेहतर कर रहे हो और मुसलसल करते जा रहे हो, उसके साथ मेहनत ऐड कर दो, यू आर अ चैम्पियन। हमने पोस्ट किया था चैनल के ऊपर कि आप आ रहे हैं, तो लोगों उन्होंने ने तो थीसिस भेजा। लाइन लगा दी है ज़बरदस्त, काफ़ी ज़्यादा सवालों की। तो मैं कोशिश करता हूँ इनके तो पावर थ्रू करने की, एक एक करके गो थ्रू कर लेते हैं, और आई थिंक रैपिड फायर टाइप कर लेते हैं। हाँ, जो भी short सवालों करते का हम मिस कुछ भी नहीं करते, ठीक है? सो क्विकली करते हैं। I और think ये रैपिड cover फायर हो के गया लिए होने भी चाहिए ना वो। है। हाँ, मुझे लगता है मुझे फिल्टर भी करना पड़ेगा। ऑलराइट, हाँ। हाउ टू रिटेन कस्टमर्स आफ्टर अ प्रोजेक्ट इज़ कंप्लीट? हाउ टू रिटेन कस्टमर, आफ्टर अ प्रोजेक्ट इज़ कंप्लीट। ये आप कंप्लीशन से पहले ही अगले प्रोजेक्ट को सेटअप करते हैं, बाय सेलिंग देम द वैल्यू, बाय डूइंग द रिसर्च, बाय गिविंग देम व्हाट दे नीड बिफोर दे अंडरस्टैंड व्हाट दे नीड। हाउ डू यू यूज़ लिंक्डइन टू गेट क्लाइंट्स अपार्ट फ्रॉम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स? बाय सेटिंग योर प्रोफाइल, क्या आप अपना प्रोफाइल इस तरह सेटअप करो, क्लाइंट आपके पास है, आप इनबाउंड है। इनबाउंड है, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। और उसके लिए आपको लिंक्डइन पे वैल्यू एडिशन करना है, ना कि कॉपी पेस्ट करनी है पोस्ट को। और हाँ, डोंट मेंशन कि आप इवेंजलिस्ट हो, बी ट्रू। Project is of $2,000 of 2 months. How to distribute among team and business, etc. as we hire someone on percentage? देखो, इसको आप फिगर आउट इस तरह से कर सकते हैं कि $2,000 का प्रोजेक्ट है और आपने किसी को हायर किया है। आप $2,000 का प्रोजेक्ट मिल गया आपको, हाँ। 2 महीने के लिए, आपको उस स्किल नहीं, आप, मैंने इरफान भाई को हायर कर लिया, ठीक है? आपको मैं कितने दूं और अपने पास कितने रखूं, क्योंकि प्रोजेक्ट तो मैं लेके आया हूँ। नहीं यार, ये एक्चुअली ख़तरनाक काम है। इसके ऊपर अगर आप परसेंटेज डिवाइड कर लेते हो, आप तबाही पे गए हो। ठीक है, ये तो वो चीज़ है जो आपने देखना है कि यार जो बंदा हायर कर रहे हैं वो बंदा लंबी रेस का घोड़ा कौन है। अगर तो बंदा आपके लिए एसेट है तो अपने हिस्से का भी बाजू का उसको देना पड़ता है और खुद भूखे रहना पड़ता है। लीडर ईट लास्ट, सामन सैनिक लिखता है। बाजू का अपना सब कुछ सामने वालों को देना पड़ता है और बाजू का 10% सामने वालों को देना पड़ता है। दैट डिपेंड्स हु दैट पर्सन इज। ये जो जेनेरिक इक्वेशन बना के दे देते हैं ना कुछ एंटरप्रेन्योर्स के 40%, 20%, 30%, चलती नहीं है। स्टार्ट में ये बिल्कुल नहीं चलती। ठीक है। कैन वी गेट इंटर्नशिप इन Zeven? यार सीटें फुल हैं, जब आएगी तो लिंक्डइन पे नज़र रखें, पोस्ट करेंगे, उसमें देखेंगे। ठीक है। विच फील्ड इज in most demand nowadays? या How to sell staff augmentation services as an agency from Upwork account? यार उस स्टाफ ऑगमेंटेशन के लिए आपको ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, अपना पोर्टफोलियो एंड प्रोफाइल बिल्ड करना होता है। और दूसरी बात यह है कि स्टाफ ऑगमेंटेशन ऐसे नहीं होती कि आप जाके किसी बंदे का रेफरेंस दे दो, इंटरव्यू करा लें। हर स्टाफ ऑगमेंटेशन के लिए आपको क्लाइंट का स्पेसिफिकेशन समझनी खुद भी पड़ेगी और उसको ये यकीन दिलाना है कि अगर ये बंदा ना भी हुआ, इसको कुदरत ने उठा लिया, ये खुद भाग गया, तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं और आप इस काबिल भी हैं। रिमेंबर, आप बैंक में लोन लेने जाएं तो पहले वो ये देखते हैं कि लोन देने जितने पैसे आपके पास हैं या नहीं है, तभी वो आपको लोन देते हैं ना। तो यू आर एक्चुअली डूइंग द सेम इन स्टाफ ऑगमेंटेशन। तो पहले उसको बताओ कि ये भाग गया या उठ गया तो हम बैठे हैं ना पीछे, then you can win it. Question for you both: fitness, its important challenges, and quick guide for IT professional. यार फिटनेस पे तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी हेल्थ जो है वो नंबर 1 पे आती है। आप एक्चुअली क्रिएटर, इनोवेटर बहुत मुश्किल है बनना अगर अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। आपकी डाइट और आपका वर्कआउट ये कभी नहीं मिस होना कोई चाहिए। हैक बता दें, कोई एक दो।
डाइट का नहीं, फिटनेस के लिए कोई फिटनेस के लिए मैं आपने क्या आपको मैं इस्तेमाल आपको किए? बताता हूँ ना, फिटनेस के लिए आईटी के लोग ना रेगुलरली एक काम वो नहीं कर सकते कि वो ठीक तरीके से सो नहीं पाएंगे। सारी ज़िंदगी मैं भी नहीं सो पाया। सो व्हाट यू कैन डू इज़ कि यार अगर आप सिर्फ 10 मिनट्स अ डे हाई हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करते हो, 10 मिनट्स डे हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग मीन कि आपका हार्ट बीट 160 170 से ऊपर जा रहा है फॉर 10 मिनट्स कंसिस्टेंटली, यू आर डन। एंड देन इंटरमीडिएट फास्टिंग। अच्छा, अगर ये ज़बरदस्त। 2 चीज़ें आप लेके चलते हो तो बाय स्पेंडिंग 10 मिनट्स अ डे आप पूरी ज़िंदगी लीन रह सकते हो। बर्गर पिज़्ज़ा भी खा लो, कोई हर्ज नहीं है। मैं फास्ट फूड भी खा सकते हैं आप इसके अंदर, लेकिन ये 2 काम रेगुलरली करें। ठीक है, व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड मूविंग टू इंग्लैंड एज अ स्टूडेंट रादर देन स्टेइंग इन पाकिस्तान? स्ट्रेटेजिकल था, मुझे कोई पढ़ने पढ़ाने का शौक नहीं था। सीधी सी बात है, पीएचडी करने जाऊंगा, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, इंटरनेशनल क्लाइंट मिलेंगे, ग्रांट्स तक एक्सेस मिलेगी, पीएचडी के स्टूडेंट्स को डेटा मिलता है, डेटा पीएचडी एआई के लिए ज़रूरत है, एआई मेरी फील्ड है। फुल मैप बनाया हुआ है। आई नो व्हाट आई एम डूइंग ना। Is it important to learn programming for opening software house? लर्न प्रोग्रामिंग, आई वुड से व्हाट डू यू मीन लर्न। मैं कहता हूँ कि अगर आपने सॉफ्टवेयर हाउस खोलना है ना, आपको टच लेना है डिफरेंट फील्ड्स का, ताकि आपकी इतनी नॉलेज हो कि आपके अंडर जो लोग इनिशियली काम कर रहे हैं आप 100% उन पर रिलाई नहीं कर रहे, आपकी अपनी सेंस चल रही है। सो प्रोग्रामिंग इज़ नॉट एवरीथिंग। प्रोग्रामिंग के साथ फ्रंट एंड, बैक एंड, डिप्लॉयमेंट, ऑपरेशन, एचआर, फाइनेंस, ये सारा आपको पता होना चाहिए। पूरा एक साइकिल हो, तो साइकिल का टच होना चाहिए। सिर्फ प्रोग्रामर होके आएंगे तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि डिप्लॉयमेंट जो आप करने जा रहे हैं उस पर 2 घंटे लगने हैं या 2 दिन? और अगला भी बताएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। हाउ टू गेट अ हाई पेइंग जॉब इन अ सॉफ्टवेयर हाउस विदाउट अ सीएस डिग्री? बहुत आसान बात है यार। मेरे पास जब बंदा आता है ना, मैं नहीं पूछूंगा डिग्री क्या है, मैं अब भी नहीं पूछता। जिस फील्ड के लिए आए हो उस फील्ड के अंदर क्या किया है मुझे वो दिखा दो, यू आर हायर्ड। ठीक है, तो कोई एग्जांपल है? एग्जाम्पल ये है कि यार अगर आप आ रहे हो एग्जांपल? कि आप आए हो कि आप कहते हो कि मैं एमएल इंजीनियर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो जो मॉडल्स आपने डेवलप किए हैं या एमएल की उसको यूज़ करके जो सॉफ्टवेयर या वेब पोर्टल बनाया है वो मुझे दिखा दें। अपनी ज़ात के लिए बनाया हो, किसी के लिए बनाया हो, वो मुझे दिखा दें। चलता उसमें हुआ से दिखा सवाल, दें। हाँ उसमें से मैं सवाल करूँगा ना। मैं आपके कास्ट पूछूंगा ना, मैं आपके वालिदैन के बारे में पूछूंगा ना, मैं आपकी डिग्री पूछूंगा, कुछ नहीं देखूंगा। आपकी कम्युनिकेशन, आपकी पर्सनैलिटी और आपका काम, एनफ। डेटा इंजीनियरिंग का स्कोप के बारे में बता दें। गुड स्कोप, हर फील्ड का स्कोप अच्छा होता है अगर आप मेहनत करके उसके टॉप 20% में आए तो। Which soft skills are necessary for a software engineering student? कम्युनिकेशन, How to be a good programmer because nowadays we have ChatGPT वगैरह वगैरह, तो Devin वगैरह है, तो प्रैक्टिस। how much learning is required for a fresher to get web dev internship? लर्निंग नहीं चाहिए, आपके चाहिए कि व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू हैव डन। ठीक है, how to get clients as a fresh freelancer, 1 to 2 years of experience? एज ए फ्रेश फ्रीलांसर, हाँ, मतलब कि बिल्कुल अर्ली स्टेज प्रोफेशनल है तो अगेन कम्युनिकेशन, एक्सपोजर, पोर्टफोलियो, प्रोफाइल जो आपने अपना पहले से बिल्ड करना होता है। suppose I'm a 20-year-old CEO, how can I hire 35-year experienced person in company which things I can see? बी बेटर देन हिम। हाँ, लेकिन मुझे चीज़ें क्या ढूंढनी है? उसके मिजाज में ठहराव देखना है, उसका विजन होना चाहिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द पर्सन शुडंट बी जॉइनिंग यू फॉर द सेक ऑफ मनी, एंड देन ही शुड बी विलिंग टू पुट ब्रिंग हिज स्किन इन द गेम। अगर Sure, ये हाँ, सारी चीज़ें उसके अंदर हैं तो ही विल एलिवेट यू एक्चुअली, अदरवाइज वो आपको उड़ा देगा। ठीक है, अब आखिरी सवाल है, हाउ टू बिल्ड $1 billion सॉफ्टवेयर हाउस इन पाकिस्तान? मेहनत, मुसल 4 लफ्ज़ हैं: फोकस, अटेंशन टू डिटेल, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क। और मैं आपको $1 बिलियन कंपनी बनाने का अगर वो राज बताऊं तो वो ये है कि डीप डाउन इन योर हार्ट, अगर आपको ये पता है कि जो $1 बिलियन या जो भी मैं कंपनी बनाने जा रहा हूँ इससे लोगों का फ़ायदा होगा और ये 4 चीज़ें भी आपके पास हैं तो वो बन जाएगी। वैल्यू क्रिएशन होगी तो बनेगी, वरना नहीं बनेगी, राइट? ठीक है, सही है इरफान भी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एनी क्लोजिंग थॉट्स दैट यू हैव इन योर माइंड? कोई चीज़ आप डिस्कस करना चाहते हैं? यू गॉट सम पीपल लिसनिंग टू यू राइट नाउ। इट वॉज़ अ गुड सेशन एक्चुअली। अपवर्क इज़ नॉट द फील्ड जो आप 1-2 घंटे में कवर कर सकें, क्योंकि हर एक वर्ड के पीछे पूरी साइंस होती है। बट मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जब आप फ्रीलांसिंग की दुनिया में स्टेप इन कर रहे हो खुदा के लिए, आप इस मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो। जब इस बंदे को गाली पड़ेगी या मुझे गाली पड़ेगी तो उस नालायक की वजह से पड़ती है जिसने सिर्फ फ्रीलांसिंग सीख के फ्रीलांसिंग में जाके बिड कर स्किल थे ही नहीं, जिसने क्लाइंट को झूठ बोला, जिसने क्लाइंट का काम इनकम्प्लीट रखा, जिसने ये समझ के क्लाइंट को धोखा दिया, वो कौन सा मुसलमान है? तो बेसिकली आप हर मेहनती और ईमानदार शख्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, अपने मुल्क का नाम ख़राब कर रहे हो। सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है, और स्टेप इन करते वक्त अपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन का आगाज़ करते वक्त बिड करने से पहले अपने स्किल्स को डेवलप करके वैलिडेट करके फिर इस दुनिया में जाएं और अमानत लेके जाएं, क्योंकि ये आपके लिए अमानत है। यू आर द चोजन वन अगर आप इस मुल्क में लोगों को, इस मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो इन द वर्ल्ड ऑफ फ्रीलांसिंग। दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से।
ठीक है, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच वहाँ पे। थैंक यू वेरी मच सर। सर थैंक यू एंड विद दैट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक पे जाकर हमारी, अगर आप मेरे साथ कभी काम करना चाहते हैं, नीचे दिए गए लिंक पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप क्लियर करेंगे तो विल बी हैप्पी टू इंटरव्यू यू। उसके अलावा नीचे हम आपका भी सोशल्स लगा देंगे इफ़ यू वांट टू फॉलो हिम, इफ़ यू नॉट ऑलरेडी डूइंग दैट यू कैन डू दैट। उसके अलावा आप नीचे जाके हमारी कम्युनिटी के लिंक्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम गेस्ट रिकमेंडेशंस लेते हैं और जनरली एपिसोड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। एंड विद दैट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।